हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का उड़ान 500 प्लस की सीरीज़ में, जहां पर हम लोग पूरे साल भर के पिछले 500 दिनों के करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी में आज का जो टॉपिक है वो है न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सो बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन, लेट्स रिज्यूम विथ फ्यू ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या फिर जो सिलेबस हमें सिखाना चाहता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आज के सेशन से पहले बहुत ज़रूरी हैं। जस्ट हैव अ लुक। ये ना आपके मेंस का सिलेबस है। अब आप बोलेंगे सर प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है, मेंस का बता रहे हैं आप। क्योंकि प्रीलिम्स में ना बस 2 ही शब्द दिए गए हैं। जैसे किसी ने उनको बुलाया हो स्टेज पर और बोला यूपीएससी सर प्लीज़ 2 शब्द बोलें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो उन्होंने 2 शब्द बोले और वो है जनरल साइंस, एंड दैट्स इट। दिस इज़ हाउ योर प्रीलिम्स सिलेबस एंड्स अप, शुरू होने से पहले खत्म। तो बेसिकली अगर हम लोग मेंस के सिलेबस को देखें ना, तो थोड़ा सा आइडिया लगता है कि अच्छा यूपीएससी प्रीलिम्स में भी कुछ इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा करता है। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखना, इस थर्ड पॉइंट को देखना। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी की इंडिजिनाइजेशन हो या फिर डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज हो, इन सब पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज का अर्थात मतलब यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से है। तो ये तो चलो क्लियरली मेंशन्ड है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगी, और साथ के साथ में आपको बाकी चीज़ों पर भी पूरा जानकारी होनी चाहिए। बट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ मतलब क्या? यूपीएससी आज के टाइम पर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, देखो आईटी लिखा हुआ है, स्पेस लिखा हुआ है, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब तो लिखे हुए हैं, आईपीआर लिखा हुआ है। तो इसके बाहर साइंस एंड टेक है क्या? बिल्कुल है। कौन से हैं? देखो यहाँ पर किसके अंदर में, चलो आईटी, कंप्यूटर्स, इन सब के अंदर में थोड़ी चीज़ें आ भी जाएंगी, बट नॉट द कंप्लीट पार्ट। जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास पर क्वेश्चन आया था, वेब 3.0, या फिर इसमें कहीं पर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं किया गया है। इवन विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, इसके अलावा लाइफ आई, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन जैसा ही था, लाइट फिडेलिटी जिसको बोलते थे हम लोग। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, या फिर जो हमारे डिफरेंट वियरेबल टेक्स आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, एप्पल का भी एक बहुत ही शानदार सा गैजेट आया है, विजन प्रो। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर पर क्वेश्चन आ गए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, इवन क्यूबिट, क्वांटम बिट जिसको हम लोग बोलते हैं, उन सब पर ना क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि ना इन सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इवन जैसे 3D प्रिंटिंग पर क्वेश्चंस पूछे गए, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पूरे साल भर के हैं ना, उनको तो एटलीस्ट हम लोग अच्छे से वाइंड अप कर लें, ताकि ऐसे क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम सॉल्व कर सकें। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ मज़ेदार सी बातें करेंगे, जैसे कि एलईडीज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये एलईडी बेसिकली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में है। किस हिसाब से शुरुआती दौर पर आप लोगों ने कैथोड रे ट्यूब वाली सीआरटी टीवीज़ देखी होंगी, अगर शायद आपने देखी होंगी तो। अदरवाइज़ आप अगर मिलेनियम या जेनजीज हैं तो फिर डेफिनेटली ये वाली टीवी तो आपके घर में नहीं रही होगी। उसके बाद आप लोगों ने अपनी शुरुआत की होगी एलईडी से। तो नॉर्मली एलईडी भी नहीं, टीएफटी से शुरुआत की होगी आप लोगों ने। टीएफटी स्क्रीन्स पहले आया करते थे। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। अब तो माइक्रो एलईडी, ओलेड, क्वांटम एलईडी, मतलब क्यूएलईडी, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? इनके अलावा हम लोग 3D नहीं 4D प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। इसके अलावा पता है कि बोसॉन पार्टिकल्स या फिर गॉड पार्टिकल जिनको बोलते हैं, उस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक बार हिग्स बोसॉन पर कुछ नए रिसर्च सामने आए हैं, उनको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और इवन जो हमारा फंडामेंटल फिजिक्स है ना, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स, उसके बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस इधर बीच बहुत बार सामने आए हैं। तो पूरे साल भर ना ये न्यूज़ में बना है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन ओवर दैट एज वेल। तो उसको भी एक बार आज समझने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इमर्जिंग नेचर के हैं, और उनको आज समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं ना, ये मिसलेनियस वाला पार्ट, ये मिसलेनियस में इसलिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इन सब की क्लासिफिकेशन हम इन सब जोन्स में नहीं कर सकते, जो कि यूपीएससी का बिल्कुल पेट फंडा है। और इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी तो है, बट इसके अंदर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ एंड वगैरह वगैरह वाली सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए ये हैवी वेटेज के साथ आता है। पिछले 10 साल में 55 क्वेश्चन, या फिर 55 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस, इनमें तो 2023 का पेपर अभी इंक्लूड नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं। हर साल 4-5 क्वेश्चंस डेफिनेटली इससे बन रहे हैं। तो पढ़ना ज़रूरी है ना। कुछ ट्रेंड, बेसिक ट्रेंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, टेक्नोलॉजीज़ से भरपूर हैं। इन सबको भी एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है माइक्रो एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। माइक्रो एलईडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी अभी हाल फिलहाल में 2024 में कुछ जो हमारे वियरेबल टेक्नोलॉजीज़ होते हैं ना, जैसे घड़ियाँ हम लोग पहनते हैं, और उसको धीरे धीरे एप्पल ने आईफोन्स में और मैकबुक जो आते हैं ना,
इन सब पर भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो आखिरकार ये माइक्रो एलईडी क्या है और ये बाकी बेसिक एलईडी से कैसे डिफरेंट है। एक ब्लैंक से स्क्रीन ले लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैथोड रे ट्यूब की। कैथोड रे ट्यूब जिसको हम लोग CRT बोलते थे, तो आप में से शायद कई सारे लोगों ने इसको देखा ही नहीं होगा। तो पहले की जो टीवी है ना वो कॉन्वेक्स शेप की आती होगी, अगर नहीं भी देखा होगा तो मूवीज़ वगैरह में तो देख ही लिया होगा। कुछ कॉन्वेक्स शेप की टीवी होती थी इस तरीके से, और इस स्क्रीन पर हम लोग क्या लगा देते थे, फॉस्फोरस, और पीछे से एक गन होती थी जो कि फोटोन शूट करती थी इस पर। और जब भी ये फोटॉन्स इस फॉस्फोरस स्क्रीन पर पड़ती थी ये ग्लो करता था। तो इसी से कितना ग्लो कराना है, किसको शांत रखना है, ये डिसाइड होता था इस बीम ऑफ फोटॉन से। तो इसीलिए इसको बोलते थे हम लोग कैथोड रे ट्यूब। लेकिन ये टीवी थी अपनी 4:3 रेशियो वाली, और फिर ज़माना बदला और ज़िंदगी में पहली बार आया फ्लैट स्क्रीन जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी में क्या कॉन्सेप्ट था, पहली बार ज़िंदगी में टीवी जो है वो फ्लैट हो गई थी, एकदम पतली नहीं हुई थी स्क्रीन, अच्छा खासा विड्थ होता था इसका भी, लेकिन काफ़ी हद तक फ्लैट। तो अब लोगों को लगा यार फ्लैट टीवी मज़ेदार है, लगाते हैं। और ज़िंदगी में पहली बार इस 4:3 वाले टीवी से हम लोग कन्वर्ट हो गए 16:9 रेशियो वाले टीवी पर। और इसमें क्या होता था, इसमें स्क्रीन पर फॉस्फोरस अभी भी लगा हुआ है, बस उसके पीछे एक और लेयर पे हम लोग छोटे छोटे पिक्सल्स बनाते थे। ये पिक्सल्स गैस के होते थे। ये गैसियस पिक्सल्स के ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी ये क्या करता था, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता था, और प्लाज्मा के कन्वर्ट होने से जो फॉस्फोरस है वो ग्लो करता था। तो ये हिसाब किताब से प्लाज्मा टीवी चलती थी। अब इसके बाद के जितनी भी टीवीज़ हैं ना उनको समझने के लिए आपको दो नाम का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला है एमिसिव डिस्प्ले और दूसरा है ट्रांसमिसिव डिस्प्ले, क्योंकि सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है ना वो इन्हीं पर डिपेंडेंट है। जितनी भी अब रिसेंट में टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, एमिसिव और ट्रांसमिसिव डिस्प्लेज में क्या बात होती है। एमिसिव डिस्प्ले मतलब एक ऐसा स्क्रीन जहाँ पर पिक्चर अपने सभी पिक्सल्स के इंडिविजुअल लाइट होने से आता है। मतलब कि पिक्सल क्या है पहले तो मैं समझा देता हूँ। जैसे ये रहा, और इसमें ना छोटे 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 बॉक्सेस बने होते हैं। ये बॉक्सेस कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में लाइट एमिट करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर इनके पास खुद की अपनी लाइट एमिटिंग पावर है, मतलब कि एक ऐसा स्क्रीन जिसके पिक्चर्स कैसे बनते हैं, जब उसके पिक्सल्स इंडिविजुअली ग्लो करते हैं और इनको कोई भी पीछे से सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेपरेट लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि ट्रांसमिसिव डिस्प्ले में क्या होगा ऐसा ही, लेकिन इनके पिक्सल्स ना इंडिविजुअली ग्लो नहीं करते हैं, प्लस इनको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की भाई, ये रिक्वायरमेंट होती है एक सेपरेट लाइट सोर्स की जो इनके पीछे बिल्कुल लगा होता है। अब इसी पर बात करते हैं। देखो, सेपरेट लाइट सोर्स की ज़रूरत हो गई मतलब कि थोड़ी सी तो ऑब्सोलीट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो गई, तो जाहिर सी बात है पहले यही आएगा। तो सबसे पहले आया भैया LCD टीवी। समझते हैं इसको पहले। देखो यहाँ पे आप, ये आपका प्लेन CRT वाला है, अब कलरफुल है तो इसीलिए हम लोगों ने एक फोटोन की जगह पर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स जो कि अलग अलग कलर्स एमिट करते हैं उनको लगा दिया हमने। जहाँ पर जिस भी कलर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है वो वहाँ पर वो लाइट एमिट करते थे फटाफट से, और ये बहुत स्पीड से होता था, तो ये सारा का सारा डिस्प्ले चलता था। सिमिलरली जब हम लोग अपने LCD वाले पोर्शन पर आए या फिर LED वाले पोर्शन पर आए, तो उसमें ना एक डिस्प्ले पैटर्न हमेशा से आप लोग याद रखना, हमें चाहिए अपने बिल्कुल बैक साइड पर एक बैकलाइट सोर्स। ये बैकलाइट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सारे के सारे कलर्स को ग्लो कराता है, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। इसके सामने यहाँ पर जो RGB फ़िल्टर देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मान लो RGB एलिमेंट्स लगे होंगे जो कि जिस लाइट के सामने जलेंगे उनके कॉम्बिनेशन से ये RGB जैसा कुछ प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर जो ये लिक्विड क्रिस्टल देख रहे हो ना, इसके जगह पर यहाँ पर एक LCD पैनल लगा होता है। इसमें आप इसको और भी बहुत सारे नाम से आप बता सकते हो, बट इसका काम क्या होता है, दिस इज़ सिंपली अ पोलराइज़र। पोलराइज़र का क्या मतलब होता है कि जब भी हम लोग यहाँ से
इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस पे इनपुट देते हैं, तो ये पोलराइज़र क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट को पास होने देता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट को रोक देता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज इन येस और नो स्टेट, ये बीच में कहीं टिल्ट भी हो सकता है। पोलराइज़र मतलब सीधे सीधे है सारे, तो यस सारे लाइट्स जा रहे हैं। अगर सारे इसने पोलराइज़र के इधर इधर कर दिए, हॉरिजॉन्टल कर दिए, तो कोई भी लाइट नहीं जा रही। लेकिन अगर मान लो कभी भी तिरछा कर दिया, इधर कर दिया, ऐसे कर दिया, तो इनसे अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी और इसी से जो RGB फिल्टर्स हैं ना, इन पर अलग अलग कलर्स निकलते हैं जो कि फाइनली हमारा इस तरीके का आउटपुट देते हैं। तो ये ना हर बार चलेगा, हर जगह चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग चाहते थे कि देखो पीछे का जो बैकलाइट सोर्स ये हमेशा जल रहा है ना, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो यार पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इसका, हमेशा जल रहा है यार। जब नहीं भी चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए तब भी जल रहा है ये, और इनफैक्ट ब्लैक कलर चाहिए तब भी जल रहा है। इसीलिए हमें परफेक्ट ब्लैक ना मिल के ग्रे कलर मिल रहा है। तो हमारा जो हाई डिफिनीशन टाइप का जो हमारा है ना डिस्प्ले, वो बन नहीं पा रहा है। तो हम लोगों ने बोला कि यार ये जो बड़े बड़े ट्यूबलाइट्स लगा रहे हैं हम लोग इसमें, अभी क्या है LCD में क्या लग रहे हैं, फ्लोरोसेंट लग रहे हैं। याद है बचपन में कैसे हम लोग अपने नॉर्मल ट्यूबलाइट्स को बदल के हम लोगों ने CFL लगाना स्टार्ट कर दिया था, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। तो LCD स्क्रीन्स में यही CFL लगे हुए थे, बड़े बड़े रॉड्स। इनको बोला कि यार ये तो चलो एक मतलब कांस्टेंट या फिर एक यूनिक तरीके से बिल्कुल एक ही जैसा वाइट लाइट प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन यार इनका पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और ब्लैक स्क्रीन तो मिल ही नहीं रही है हमें। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस लंबा लंबा फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब, ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, हम लोग ना बिल्कुल छोटा छोटा चिरकुट टाइप का LED लगा देते हैं। ये जो अपने छोटे छोटे LEDs हैं ना, ये अपने डिमांड के अनुसार जलेंगे और बुझेंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग कंप्लीट चीज़ें जलती रहे, हम चाहते हैं कि भाई बस इतनी ही पोर्शंस में लाइट जले, बाकी ना जले। तो जब इतने ही पोर्शन में लाइट जलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये पोलराइज़र काम करेगा और फिर ये आगे बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि भाई बैक लाइट तो ज़रूरी ही है। बिना बैक लाइट से इस RGB वाले मोड पर, इसको ग्लो मोड पर दिखाई नहीं पाओगे। तो लोगों को लगा कि यार ये मतलब दिक्कत है, इससे क्या हो रहा है, पावर कंजम्पशन हमेशा बढ़ रहा है। हमने LED लगा के चलो थोड़ा सा पावर कंज्यूम फिर फर्दर कर दिया, क्योंकि अब पूरी ट्यूबलाइट हमेशा नहीं जल रही है, थोड़ी थोड़ी लाइट जल रही है जहाँ पर हमें ज़रूरत है। बट स्टिल प्रॉब्लम तो है ही है। अब एक मुद्दा ये था कि देखो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं भाई, डायोड्स लगा रहे हैं। ये छोटे छोटे जो डायोड्स हैं ये आपस में RG और B, ये 3 कलर्स एक साथ में लेके चल रहे हैं। तो LED वाले में हम लोगों ने क्या बोला कि यार इन्हीं के साथ, इन्हीं के पीछे, इन्हीं के साइज़ का एक LED लगा दो बस। जब भी हमें इस वाले पिक्सल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस वाले इसके पीछे वाले LED को जला देंगे। तो इसी तरीके से ये पावर कंजम्पशन का काम चल रहा था। बट टेक्नोलॉजीज़ और बढ़ते हुए आ गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने यार क्वांटम LEDs पर भी देखा। हम लोग को फर्दर ये लाइट छोटी करनी थी, तो हम लोगों ने बोला कि यार अब इसको ना हम लोग फर्दर और छोटा करना चाहते हैं, तो हम लोग क्वांटम LED डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल LED हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम डॉट्स। ये ना नैनो साइज़ के होते हैं, नैनो साइज़ के। इससे भी पावर कंजम्पशंस काफ़ी हद तक कम हो गया, बहुत हद तक कम हो गया। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, देखो एक्चुअल में क्या है ना कि होड़ मची हुई है मार्केट में कि ना लोगों को एक अच्छा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करना है। तो कोई कंपनी है वो क्वांटम LED बना दे रही है। अब क्वांटम LED ऑलरेडी बन गया होगा तो उनको पेटेंट वगैरह मिल गया होगा ना, अब उसी को चेप के कोई दूसरी टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है, तो उनको कुछ और लेके आना पड़ेगा। अब वो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई आप क्वांटम LED लगा दो या फिर ना नैनो साइज़ पर आपने LEDs वगैरह सब लगा दी, इट्स ऑल गुड, कोई बात नहीं है। लेकिन LED बैकलाइट तो लगा ही रहे हो ना, सारे के सारे ट्रांसमिसिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। हम क्या करते हैं, हम एमिसिव टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, एमिसिव डिस्प्ले लेके आते हैं। उसमें आपका ये बैकलाइट जो है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इनफैक्ट यहीं से एक मुद्दा उठ के आया जिसका हम लोगों ने नाम लिया OLED। ये OLED है ना, OLED एक ऐसा रिवोल्यूशन है जिसमें हम लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट हट गया कि भाई बैकलाइट लगाना ज़रूरी है। बैकलाइट के बिना भी जल सकता है। कैसे? हम लोगों ने कुछ ऐसे LEDs का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर सिग्नल्स डायरेक्टली चला जाए। अब यहाँ पर पोलराइज़र की ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं सब की वजह से आप देखोगे जो OLED है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, बिल्कुल एकदम थिन शीट जैसा, दीवार पे चिपका दो, जैसे फोटो फ्रेम टांगते हैं हम लोग, वैसे ही टीवी लग जा रहा है आज के ज़माने में। क्यों? क्योंकि OLED टेक्नोलॉजी, OLED ने बहुत सारे लेयर से हटा दिए। बैकलाइट सोर्स नहीं चाहिए, पोलराइज़र नहीं चाहिए, 2 स्क्रीन तो वैसे ही हट गई। तो बचा क्या? सिंपल एक LED चाहिए अपने को। LED की विड्थ थोड़ी ज़्यादा होगी और इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर का इस तरीके से यूज़ करते हैं, OLED इज़
ऑल ऑर्गेनिक एलईडीज़, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक एलईडी में हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, नॉर्मल एक ऐसा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं कि भाई मान लो सिलिकॉन है या जो भी हम लोग सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे होंगे, अगर उस पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है ना, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से एक होल और इलेक्ट्रॉन में ऐसा ट्रांसफ़र होता है कि वापस से एक्चुअल में वही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अपने एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट करता है, और जब भी ऐसा शिफ्ट करता है तो ये विजिबल लाइट एमिट करता है, विजिबल लाइट एमिट करता है। तो जब भी ये विजिबल लाइट एमिट करता है, सॉरी मतलब अपने अपर शेल में नहीं, जब लोअर शेल में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लोअर शेल में जब आएगा, अपर से लोअर शेल में आता है, तो ये विजिबल लाइट डिस्प्ले या फिर विजिबल लाइट एमिट करता है। अब ये विजिबल लाइट के हिसाब से हमें कौन कौन से लाइट चाहिए भाई, हमें चाहिए रेड, हमें चाहिए ब्लू, हमें चाहिए ग्रीन, बस यही तो 3 चाहिए। तो हम लोगों ने ना उसके हिसाब से इनके बीच का गैप बढ़ा दिया कि भाई देखो इसके लिए ज़्यादा गैप चाहिए, इसके लिए कम गैप चाहिए, तो ये ब्लू लाइट एमिट करेगा, ये रेड लाइट एमिट करेगा, ये ग्रीन लाइट एमिट करेगा। और इसी का हम लोगों ने एक सेट बना दिया, एक डायोड यहाँ, एक डायोड यहाँ, एक डायोड यहाँ। अब हमें ना किसी पीछे के लाइट सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आपस में मस्त जलेंगे, ना पोलराइज़र की ज़रूरत है। जिस भी अमाउंट में, मतलब जिस भी रेड को थोड़ा जलना है, ब्लू को थोड़ा ज़्यादा जलना है, और ग्रीन को बिल्कुल ही नहीं जलना है पिंक कलर बनाने के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारे के सारे जो इनके डिस्टेंस है ना, ये कौन सा लाइट एमिट करे, ये अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए अब इसके पीछे हमें कोई भी लाइट सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट अब आप लोग भी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ देखते होंगे ना, जैसे कि स्पीकर आप लोग लेके आए, उसके चारों तरफ एक पतला सा रिम लगा होता होगा, उसको आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन से कोई भी कलर पे चेंज कर सकते हो, पिंक, वॉयलेट, ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ओलेड जैसी टेक्नोलॉजीज़ पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ओलेड मस्त चल रहा था, ये भी बढ़िया काम हो गया, इसने बैकग्राउंड चीज़ें ही हटा दी। सिमिलरली फिर दूसरे किसी कंपनी ने बोला कि यार देखो तुम ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये वियर एंड टीयर लॉसेस झेलेंगे। मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों का अगर इस्तेमाल करोगे तो ये कभी ना कभी, मान लो इसमें हाई वोल्टेज पास हो गया तो फूक गई मतलब कि इसका जो लाइट है ये हमेशा के लिए उड़ गया, विजिबल लाइट कभी दे ही नहीं रहा है, तो वो पिक्सल ही ख़राब हो गया, आप पिक्सल बदलोगे आप नहीं। तो इन सब से लिए अब बोला गया कि नहीं, हम एक और फर्दर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इसको बोलेंगे माइक्रो एलईडी। माइक्रो एलईडी अपने आप में ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी मिलेगी, और यही इनफैक्ट आज का हमारा आर्टिकल भी था। तो चूँकि अब आप इतना समझ चुके हो, एक बार हम लोग देखते हैं माइक्रो एलईडी के बारे में। माइक्रो एलईडी डिस्प्ले का सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है, सबसे बढ़िया तरीका ये है, या फिर खूबी बोल सकते हो, कि इसको किसी भी शेप साइज़ में हम लोग बना सकते हैं। मतलब इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि 16:9 हो, हम कुछ भी बना सकते हैं, 4:3 भी बना सकते हैं इससे। क्यों? क्योंकि ये ना इंडिविजुअल डायोड्स पर काम करेगा। इसमें माइक्रो एलईडीज़ लगाए और इतना छोटा एलईडी बना दिया है अब हम लोगों ने कि पूछो मत। अपना बाल तोड़ना, मतलब एक्चुअल में नहीं, ऐसे ही लगा हुआ देख लो, कोई बात नहीं है, उसका ना 1 सेंटीमीटर हिस्सा देखना, मोर और लेस। मेरी स्क्रीन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कुछ इतना ही बड़ा है, आप जैसी स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। बट 1 सेंटीमीटर में इस बाल के टुकड़े में कितने हिस्से कर दो? 200 हिस्से कर दो। ये जो 200 हिस्से होंगे ना, समझ लो उतनी बड़ी अब हमारी एलईडी बन जा रही है। समझ रहे हो कितना बड़ा रिवोल्यूशन है ये? क्योंकि अब इससे अब आप लोग हाई डेफिनेशन 4K जो ये सब देखते हो ना, क्या मतलब है, पिक्सल ही तो डिफाइन कर रहे हो। पिक्सल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक जिसमें RBG डायोड्स लगे हुए हैं, और क्या। तो पहले के ज़माने में हम लोग क्या देखते थे? हम लोग देते थे HD देखते थे, फुल HD। तो फुल HD, सॉरी केवल HD देखते थे, तो ये 1280x720, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 1280 पिक्सल्स हैं और यहाँ से यहाँ तक 720 पिक्सल्स हैं। चूँकि इनका साइज़ ना प्री डिफाइंड है, तो इसीलिए इसको ज़बरदस्ती हम लोग को 16:9 रेशियो में ही रखना पड़ रहा था। इसके बाद फुल HD आया, फिर QHD आया, अल्ट्रा HD आया, बहुत सारे आए और इनके काम बढ़ते गए और अब ये 4K तक पहुंच चुके हैं, है ना। लेकिन 4K तक का क्या मतलब है? 4K टीवी के लिए क्या आपको अपनी टीवी स्क्रीन बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि पिक्सल का साइज़ तो कॉमन है। उन्होंने बोला नहीं, अब आप छोटे टीवी में भी 4K देख सकते हो। और वो कैसे पॉसिबल है? माइक्रो एलईडी से पॉसिबल है। माइक्रो एलईडी आपको इस हद तक छोटे छोटे एलईडीज़ देता है कि अब आप ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब आपको समझ में आ गया ओलेड और माइक्रो एलईडी में क्या डिफरेंसेस है। मतलब माइक्रो एलईडी में कोई ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं इस्तेमाल हो रहा है, उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का ही हम लोग इस्तेमाल करके एलईडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है यार, इतना छोटा है, लो पावर कंजम्पशन होगा, जहाँ पर हमें नहीं चाहिए वो तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज़ हैं और इंडिविजुअली ये रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि माइक्रो एलईडी में जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि 1 सेंटीमीटर बाल के 200 टुकड़े कर दो,
उस 200 टुकड़े में से कोई भी एक टुकड़ा उठाओगे ना तो उसके अंदर भी रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स इंडिपेंडेंटली जल बुझ सकती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है। तो इसीलिए एलईडी, माइक्रो एलईडी जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है, ऐसा कुछ बोल सकते हो। बट अल्टीमेटली ओलेड भी काफ़ी अच्छा है, क्यूलेड भी काफ़ी सही है, क्योंकि क्यूलेड को भी उन लोगों ने नैनो स्केल पर, मतलब माइक्रो स्केल पर भी नहीं, नैनो स्केल पर उन लोगों ने इन एलईडीज़ को मैन्युफैक्चर कर लिया है। तो डेफिनेटली ऐसे ना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आएंगे, बस आपको ये समझना है कि इसमें से कौन सा ट्रांसमिसिव है, कौन सा एमिसिव है। अगर इतना समझ लोगे तो आप डेफिनेटली उसको डिफाइन करके अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे, तो आप कोई भी डिस्प्ले का क्वेश्चन आएगा लगा लोगे। मुझे तो कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको ना कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ भी डिस्कस करना होता है, पूछना होता है, तो आप बिल्कुल फ्रीली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं अगेन इस सेशन से रिलेटेड 5-10 क्वेश्चंस डेफिनेटली भी पोस्ट करने वाला हूँ। अगर उनसे रिलेटेड भी आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। हमारा अगला आर्टिकल क्वासी क्रिस्टल से रिलेटेड है। क्वासी क्रिस्टल को समझने के लिए ना आपने अपने घर में कांच के बर्तन तो देखे ही होंगे। कांच के बर्तन जो होते हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं कि भाई वो क्रिस्टल्स हैं। और क्रिस्टल्स मतलब क्या होता है, क्या है ये क्रिस्टल? क्रिस्टल का एक सिंपल सा फंडा है कि भाई उनके पास ना एक रिपीटेटिव एटॉमिक अरेंजमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटेटिव एटॉमिक अरेंजमेंट। मतलब कि जैसे आप यहाँ पर देखो, ये तो क्वासी क्रिस्टल हो गया। मतलब कि आप सिंपल इन दीदी को देखो, ये दीदी को देखो, दीदी के हाथ में क्या है? ये एक ऐसा 3 डायमेंशनल ब्लॉक है जिसमें कि सारे के सारे एटम्स आपस में बिल्कुल एक ही डिस्टेंस पर हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं पर भी जाओ। दीदी को दूसरे एंगल से भी देख लो आप लोग। इस एंगल से जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये देखो, इसमें दिख रहा है ना कि ये स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में सब लगे हुए हैं। तो ये सब क्या है? हमारे क्रिस्टल्स हैं, नॉर्मल क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स का मतलब क्या हो गया कि अगर उनके पास एक डेफिनेट फॉर्म में रिपीटेटिव एटॉमिक अरेंजमेंट्स होते हैं तो उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? क्रिस्टल्स बुलाते हैं। अब ये हुआ कि भाई ये क्वासी क्रिस्टल क्या है? फिर क्वासी क्रिस्टल क्या है कि एक ना 12 फोल्ड सिमेट्री अभी हाल फिलहाल में यूएसए के अंदर में डिस्कवर की गई है। लेकिन उससे पहले आप लोग समझो कि ये क्वासी क्रिस्टल क्या है। क्वासी क्रिस्टल इज़ लाइक, जैसे आप लोग बाथरूम के टाइल्स लगाते हो ना, तो उसमें समझ में नहीं आता है कि यार ये टाइल्स कहाँ से कट के कहाँ लगा है, बट एक ओवरऑल कंप्लीट फिगर तो हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम इस एलिमेंट में, आप लोग देखोगे ना, अगर इस ब्लॉक को देख लो, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अगर लाइन का है, इसको हम इस बॉल से मिला सकते हैं। लेकिन देखो इसका कलर और इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है, इसका कलर और इसका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है। आपको पैटर्न दिखेगा भी लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरीके से ये तो मान लो 10 फोल्ड्स हैं, सिमिलरली ये भी एक प्रकार का क्या है? क्रिस्टल है, ठीक है। इसको भी जब आप रिपीटेटिव फॉर्म में लगाओगे तो ये डेफिनेटली आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर जितने भी ऐसे सिंगल ब्लॉक्स बने हैं वो बर्फ़ी आकार के ही होंगे, है ना? देख रहे हो कि नहीं? हर एक बर्फ़ी आकार का ही है। तो इसीलिए इसको प्रेडिक्ट करना दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो बहुत ईजी है प्रेडिक्ट करना। इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, मतलब बहुत सारी इमेजेस आप देख सकते हो जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के होते हैं। तो नेचुरल क्रिस्टल्स भी होते हैं, हम लोग खुद के क्रिस्टल्स बना भी देते हैं। इवन जो सैंड के अंदर में हम लोग क्रिस्टल्स या फिर सिलिका वगैरह पाते हैं, उनमें भी बहुत बार नेचुरल क्रिस्टल्स फाइंड आउट कर लिए जाते हैं। अब ये क्वासी क्रिस्टल क्या है, इस इमेज को देखना। ये दीदी जब धूप के इधर से खड़ी थी ना, तो इस धूप की वजह से इस ब्लॉक का कुछ इस तरीके का 2D शेप में कुछ हमें दिखा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इसमें अब आपको कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? ये तो समझ में नहीं आ रहा यार। कुछ अभी ऐसे पास में थे, लेकिन फिर आगे चल के यहाँ दूर हो गए, फिर एक ही पास में आया, फिर और दूर हो गया। यहाँ पर भी ऐसा कुछ, मतलब पैटर्न तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिपीटेशन किस हिसाब से कर रहा है। सेम गोज़ विद दिस एज वेल, कि रिपीटेशन तो है लेकिन किस हिसाब से समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि यार हम लोग ना उस डायमेंशन के लोग नहीं हैं जिससे कि ये समझ में है। जैसे कि हम लोग 3 डायमेंशन के लोग हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन के लोग हैं, इसीलिए इस 2D फिगर को हम लोग अगर अपने 3D मॉडल पर देखें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि अबे ये तो क्रिस्टल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो आज का हमारा क्वासी क्रिस्टल होगा वो किसी हायर डायमेंशन में क्रिस्टल हो सकता है, बट हमें पता नहीं है ना। बहुत ही सिंपल सा है ये फंडा। तो हो सकता है कि जो अभी ये 12 फोल्ड की सिमेट्री वाला क्वासी क्रिस्टल फाइंड आउट हुआ है ना, वो किसी 12 डायमेंशन में, 13 डायमेंशन वाले
इंसानों को दिखे, हम इंसान जितने भी इस धरती पर है ना, वो सबको 3 ही डायमेंशन सूझता है। चौथा डायमेंशन हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग नहीं परसीव कर सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई इंसान 2 डायमेंशनल ज़िंदगी जी रहा है, मतलब कि अपने A4 शीट उठा लो और उसकी ज़िंदगी ने इसी A4 शीट पर ही बीतेगी। और अगर इस A4 शीट पर एक स्फीयर को पास कराओ, एक बॉल को पास कराओ, तो उसको क्या दिखेगा? सबसे पहले जब स्फीयर का इस कागज़ पर टिप आया होगा तो उसको दिखेगा कि अच्छा एक टिप आया है। फिर धीरे धीरे ये जो टिप आया था, एक डॉट आया था, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि एक एक लेयर ऑफ स्फीयर इससे पास हो रही है। तो इसको लगा कि अच्छा अब तो ये सर्कल बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और फिर धीरे धीरे ये सर्कल कम भी होता गया, कम होता गया और गायब हो गया। स्फीयर अगर इस पेपर से पास कराएंगे तो बेसिकली ये तो दिखेगा। मतलब 2 डायमेंशनल वाले से अगर आप बोलोगे कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है, तो वो बोलेगा सर्कल ही सर्कल है। उसको बोलोगे स्फीयर को समझ सकते हो क्या है, बोलेगा सॉरी भैया मैं 2D ही समझता हूँ, स्फीयर क्या है मेरे को इमेजिन ही नहीं हो पा रहा है कि ऐसा भी कोई चीज़ हो सकता है कि जो कि 3 डायमेंशनल लोग देख पाएंगे। तो हम लोग 3 डायमेंशनल लोग हैं, हम लोग के लिए स्फीयर कुछ नहीं है। हम लोग इस कागज़ के ऊपर बिठाएंगे और देखेंगे ये देखो यार स्फीयर ये रहा, 3 डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं। सिमिलरली ऐसे 4 डायमेंशन के भी लोग होंगे, 5 डायमेंशन के भी लोग होंगे। इस धरती पर तो नहीं है, ना ही अभी तक हमें मिले हैं, बट हो सकते हैं। तो सिमिलरली क्वासी क्रिस्टल इज समथिंग लाइक कि जिसका रिपीटिशन हमें मिलता तो है बट नॉन रिपीटिंग एटॉमिक अरेंजमेंट्स होते हैं। एटॉमिक अरेंजमेंट्स तो है बट नॉन रिपीटिंग है, रिपीटेड भी होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है। तो इसी पर ना बहुत सारे रिसर्च होते हैं क्योंकि इनके एप्लीकेशंस बड़े जानदार हैं। जैसे कि इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बड़ी यूनिक सी होती है, इनको ड्यूरेबल कोटिंग्स में यूज़ करते हैं, कटिंग टूल्स में यूनिकली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी बहुत ही शानदार होती है, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स में हम लोग नए नए फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली हम लोग इनके केमिकल रिएक्शंस में ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो इसलिए भी इनको हम लोग अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स इन सब में इस्तेमाल में लाते हैं। इन्वायरमेंटल रेमेडिएशंस या फिर नॉन स्टिकी फ्राइंग पैंस, एयरक्राफ्ट का मटेरियल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल हैं इसके। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमें बस ये समझ में नहीं आते, बट इनका हम लोग पूरे ज़ोरों शोरों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी इनका अथाह इस्तेमाल है, अपने थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन में है, बोन रिपेयर में, हीट इंसुलेशन वगैरह लगाना है, सब जगह इनको बहुत अच्छे तरीके से क्वासी क्रिस्टल्स को हम लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल प्रोटॉन बीम थेरेपी से रिलेटेड है। प्रोटॉन बीम थेरेपी एक्चुअल में ना कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में आता है। तो अभी तक हम लोग तो दूसरे रेज वगैरह यूज़ करते ही थे, तो आखिरकार क्यों इसका प्रोटॉन बीम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो इसमें ना सबसे पहले आप लोग समझना कि एक्स रेज या फिर गामा रेज, इन सब से भी हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कैंसर के सेल्स होते हैं ना, जिनको हम लोग ट्यूमर सेल्स बोलते हैं या फिर कैंसरस सेल्स बोलते हैं, उनको मारने के लिए सब डायरेक्टली काम में आते हैं। इतना बीम ऑफ ये एक्स रेज या गामा रेज हम लोग सीधे अपने शरीर पर डालते हैं ना, कि जिससे कि वो सेल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी हमें डिस्ट्रॉय करना होता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? मान लो कि हमारा कोई ब्रेन सेल है, ठीक है, ब्रेन के अंदर में कैंसर डेवलप हो रहा है या फिर किसी बॉडी पार्ट में डेवलप हो रहा है। मान लेते हैं कि कोई भी एक बॉडी पार्ट नॉर्मली दिखा देते हैं। मान लो ये अपना बॉडी है, सॉरी कुछ अजीब सा बन गया बॉडी, ठीक है, मतलब जो भी बॉडी है आप समझ लो, ये ऐसा कुछ मैं बनाना चाह रहा था जो कि नहीं बन पाया। तो यहाँ पर मान लो हार्ट के पास में ना एक अपना कुछ ऐसा सेल है जिसको कि हमें मार फेंकना है। तो अब क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर गामा रेज लगा दें, गामा रेज क्या करेगा ना, ये रेज निकलेगा पूरा इसमें से बाकायदा, और हो सकता है कि इसको तो वो मार ही दे, लेकिन ओवर एक्सपोजर से क्या होगा ना कि जो इसके पीछे हार्ट अपना था, वो हार्ट के सेल्स भी अफेक्टेड होंगे, वो भी उसके हेल्दी सेल्स भी मर जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर जो रास्ते में लंग्स का सेल पड़ा हो वो भी डैमेज हो जाएगा। मतलब क्या है कि गामा रेज, एक्स रेज, इन सब का इस्तेमाल जब भी हम लोग करेंगे ना, तो इससे भी कैंसर के सेल मरेंगे, बट ये कंट्रोलेबल नहीं है। इनको हम लोग इतना ज़्यादा मैन्यूवर नहीं कर सकते कि भाई एग्जैक्टली किस पिन पॉइंट पर आपको इसको अफेक्ट करना है, उसके बियॉन्ड मत जाओ। लेकिन ये सारा का सारा काम आसान हो जाता है हमारा फोटोन बीम थेरेपी से, प्रोटॉन बीम थेरेपी से। प्रोटॉन बीम थेरेपी ऐसा कोई बच्चों का खिलौना नहीं है भाई, बहुत बड़ा एक पूरा सेटअप लगता है एक्चुअल में। आप यहाँ पर देखोगे समझ में आ जाएगा। अब इस पूरे जहाँ में देखो, ये रहा इंसान जो कि लेटा हुआ है, ये यहाँ पर एक बड़ा सा एक साइक्लोट्रॉन बनता है। ये साइक्लोट्रॉन क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को
लाइट के 2/3 स्पीड से एमिट करता है। यहाँ पर डिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं पूरे जगह पर। ये डिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्टर्स लगे थे, इसको गैंट्री की तरफ भेजते हैं, इसको गैंट्री बोलते हैं। गैंट्री में ये वाला जो एक आर्म देख रहे हो, ये आर्म पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है। मतलब आपके पूरे बॉडी में जिस जगह पर भी कोई डिफ़ॉल्ट है उसको किस एंगल पर ट्रीट करना है, इसको आता है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप भी बहुत ख़तरनाक सा, ये 360 डिग्री में गैंट्री पूरा मूव करता है। और ये जो नोज़ल है ये 21,000 पाउंड मैग्नेट के हिसाब से एक पेशेंट के ऊपर बीम डालता है। ये जो प्रोटॉन बीम होता है ना, प्रोटॉन बीम का फ़ायदा क्या है, जिस एरिया में आपको ये सेल को मारना है ना, सिर्फ उतने एरिया में ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स फॉर्म में देता है और उसके बियॉन्ड नहीं जाता है, उसके पीछे के कोई भी सेल्स नहीं मरेंगे। तो इसीलिए जब अपोलो हॉस्पिटल प्रोटॉन कैंसर सेंटर ने इसको, चेन्नई बेस्ड है, इन्होंने 900 पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया है और जिसमें से 47% जो थे वो ब्रेन ट्यूमर्स वाले लोग थे। आपको भी पता है कि ब्रेन में ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, उसको खोल के ऑपरेट नहीं कर सकते हो। आपको कुछ ऐसे ही प्रोटॉन बीम थेरेपी, गामा थेरेपी, गामा रेज या एक्सरेज थेरेपी ही लगाना पड़ता है। लेकिन अब प्रोटॉन बीम थेरेपी की वजह से ये सारे की सारी चीज़ें काफ़ी ईजी हो जा रही हैं। लेकिन अब इसके साथ में अब चैलेंजेस भी तो होंगे, है कि नहीं। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो इतना बड़ा सेटअप, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, इतना महंगा है। और उसके लिए सोचो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हाइड्रोजन के प्रोटॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि भाई जब भी हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं। तो डेफिनेटली चूंकि एक हाईली वोलेटाइल एलिमेंट होने के साथ साथ आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से भी परमिशंस लेनी पड़ेंगी, उनके लिए प्रॉब्लम है। रेगुलर चेक कराना पड़ेगा भाई कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ सकते हैं। तो सॉलिड ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए बहुत ही सही है प्रोटॉन बीम थेरेपी। हमारा अगला आर्टिकल है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। ये कुछ खास सा आर्टिकल नहीं है, बस मैं आपको सिंपली से समझा देता हूँ कि अब ने एक नई प्रकार की माइक्रोस्कोपी की हम लोग बात करें, जिनको हम लोग ग्लोस्कोप भी बोलते हैं। ग्लोस्कोप इसमें क्या है कि ये एक ऐसा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जो कि एब्जॉर्ब, लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, स्कैटर भी करता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ डाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस डाई की मदद से जो भी एलिमेंट्स को हम लोग देखना चाहते हैं वो ग्लो करते हैं। और पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि हम लोग एक लाइट का इस्तेमाल करते थे। मान लो ये पेट्री डिश है, यहाँ पर हम लोग लेंस वेंस लगा के देखने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो भी ऑब्जर्व करना है वो रखा है। तो हम लोग ना नीचे से लाइट सोर्स लेके आते थे और डायरेक्ट लगाते थे और ये ट्रैवल करके हमारे आंखों तक जाता था, तो ये दिखता था। तो ये ग्लो ना इतना ज़्यादा होता था, कभी कभी इसकी विजिबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं होती थी। अब हम लोग डिफ्लेक्ट करके फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं और इनके रेस्पेक्ट में अलग अलग टाइप के लाइट्स भी निकलते हैं। तो जिस हिसाब से हम लोगों ने डाई का इस्तेमाल किया है उसी के हिसाब से ये लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और यही मतलब एक नया टेक्नोलॉजी है, इससे ऐसा कुछ खास क्वेश्चन बनेगा कभी तो वो थोड़ा कहना मुश्किल। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जैसे ही डाई का इस्तेमाल किया ना, इसका एक पर्टिकुलर जो पोर्शन जिनको कि हम देखना चाहते होंगे वो ग्लो करने लगते हैं और उस पर्टिकुलर लाइट सोर्स में आपको उनका मोशन और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दिखाई देती हैं। तो यही है अपना फ्लूरोसेंट। हमारा अगला आर्टिकल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड से रिलेटेड है। तो अभी इस पर टॉपिक पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने बेसिक्स के बारे में समझते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है समझने की कोशिश करना। मान लो कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसको कि हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड, ये 3 सिलिका के हैं और कुछ छोटे हमारे, और यहाँ पर अगर आप लोग मोटा मोटा समझने की कोशिश करोगे ना तो ये एक प्रकार का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। मतलब थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा बट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है और हमारे सिलिकॉन के पास रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए ना इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा सा पास होता है। तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, फिर ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों एक साथ, मतलब एकदम से एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पास हो जाती है। ऐसा होता है कि इनका चार्ज सब कुछ घुमा फिरा के न्यूट्रल होके, जो भी सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो सेंटर पर ऐसा कोई चार्ज इनहिबिट नहीं होगा, ज़ीरो दिखेगा हमें, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हमने इस पर प्रेशर लगाया, इसको दबाने की कोशिश की, यहाँ पर देखना जैसे ही इसको दबा रहे हैं तो जो इसका ओवरऑल अभी पोटेंशियल डिफरेंस या फिर चार्ज ज़ीरो था वो चार्ज अब ज़ीरो नहीं हो पाता है। वो एक साइड में पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाता है और एक साइड में नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है और इसकी वजह से इनके बीच में एक
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर सोचो इसी तरीके से हम लोगों ने पूरे सिलिकॉन ऑक्साइड का एक पूरा शीट बना दिया, तो ये सारे के सारे बैटरी नुमा प्लस माइनस ऐसे करते करते ये पूरे सीरीज़ में जुड़ जाते हैं। और इस सीरीज़ में जुड़ने से इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के आने से हम लोग देख सकते हैं कि जब भी ऐसे किसी मटेरियल पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं या मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। और इनफैक्ट इसी का उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर हम लोगों ने इनके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिसिटी टच भी कराया, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराया, तो ये फर्दर अपनी डिफॉर्मिटी दिखाते हैं, मतलब अपने ओरिजिनल शेप से अपना शेप चेंज कर देते हैं। इसी पूरे इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ऐसा हो रहा था कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी तक सॉलिड में मौजूद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आया कि यार सॉलिड के अलावा अब ये समझ में आया कि पहली बार कि भाई लिक्विड में भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। अब फंडा बस इतना ही समझना है अपने को, क्योंकि लिक्विड के पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे तो उसके लिए पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो सिंपली इतना ही समझ लो आप लोग कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। अब जिस हिसाब से इसको हम लोग बेंड कर रहे हैं ना, अब आप समझो कि अगर इस लिक्विड के थ्रू अगर हम लोग कोई भी लाइट पास करते हैं, तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शंस में बेंड हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं फोकसिंग एबिलिटी को चेंज करने के लिए, लेंसेज वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने आप में इन्वायरमेंटली फ्रेंडली रिसाइक्लेबल मटेरियल है पूरा, तो इस तरीके से भी हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल जो है ना, वो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही मज़ेदार सा टॉपिक है ये। आप लोगों ने फॉर श्योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ लाइक मिमिकिंग आवर ब्रेन फंक्शनैलिटी। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि यूपीएससी इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कॉन्सेप्ट में से किसी न किसी एक पर क्वेश्चन पूछ सकती है। कि पहला क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हम लोग बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ लाइक मिमिकिंग आवर ब्रेन्स एबिलिटी। जिस हिसाब से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है ना, उसको चुराने की बात हो रही है, उस प्रोसेस को चुराने की बात हो रही है। अब हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, मान लो कि शाम का टाइम है और हमें चाय पीने का मन कर रहा है, ठीक है। चाय पीने के लिए अब हमारे पास दो रास्ते हैं, मतलब कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि चाय पीना है या नहीं पीना है, इतना ही तो है क्वेश्चन। मतलब कि हमारे पास में चाय से रिलेटेड बहुत सारी बातें ज़िंदगी भर में आज तक पता होंगी। मम्मी हमेशा मना करती है कि चाय पीना गलत बात है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि चाय वाय नहीं पीनी चाहिए, दोस्त यार बोलते हैं कि यार शाम का चाय अपने आप में दिमाग खोल देता है, डॉक्टर से कुछ अलग कहना है, ऐसे तमाम तरीके की। इनफैक्ट आप लोग भी साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोग के पास भी साइंटिफिक ग्राउंड्स होंगे कि इसमें निकोटीन पाया जाता है, तो वो कैसे आपके हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है, नशा लग जाता है, क्या है। लेकिन साथ साथ ये भी पता है कि भाई हार्मोन सीक्रेट होगा, निकोटीन खाएंगे तो मज़ा आएगा, सब कुछ पता है आपको, है ना। तो आपके मन में ना ऐसे हज़ारों कॉम्प्लेक्सेस वेरिएबल्स बनते हैं जो कि डिफाइन होते हैं। आपको सिंपली आपके दिमाग ने एक क्वेश्चन डाल दिया कि भाई चाय पीना है कि नहीं पीना है, आंसर क्या आएगा, हाँ पीना है और नहीं पीना है। अब इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ये है कि भाई बनाना खुद पड़ेगा। तो अगर आप आलसी मिजाज के होंगे तो यार खुद बनाना है, इसमें मेहनत लग रहा है, और मेहनत को आप लोग बहुत बड़ा मानते हैं कि यार इतना बड़ा मेहनत कौन करेगा। अगर टोटल इन वेरिएबल्स को मुझे 5 में से कुछ नंबर देने हैं, तो मैं इसको दूंगा भैया 4 नंबर, कि अगर मेहनत खुद करना पड़ेगा तो यार नहीं पीऊँगा मैं, फॉर श्योर नहीं पीऊँगा, है ना। सिमिलरली फिर आपको पता चला कि अरे नहीं डॉक्टर ने मना किया था भाई कि अभी नहीं पीना है, हेल्थ कॉन्शियस हो अगर आप, तो हेल्थ के नज़रिए पर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब अगर हेल्थ कॉन्शियस आप परफेक्टली हो तो आप बोलोगे कि यार नहीं पीना है, मतलब 5। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान मेरे जैसे हो या नॉर्मल हो तो बोलोगे अबे यार हेल्थ वाला क्या ही, दिन भर में एक चाय में क्या ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये हेल्थ जो है ना, ये मेरे को उतना लॉस नहीं देगा, क्योंकि अपना उतना लॉस है नहीं, मतलब दिन में एक बार तो पी रहे हैं, तो इसमें मैं सिर्फ 1 नंबर दूंगा, इसको 1 पॉइंट दूंगा। सिमिलरली मम्मी का क्या कहना होता है इस पर, मम्मी शाम में दूध पिला देती हैं चाय की जगह पर, तो मम्मी का कहना कितना मानते हैं, मम्मी का चलो कभी मान लेते हैं कभी नहीं मानते, तो मैं इसको 2 या 3 नंबर दे दूंगा। सिमिलरली ऐसे करके ना मैं बहुत सारी रेटिंग्स निकालूंगा, और मैंने इसको यस बोला है कि नो बोला है, इन सब के आधार पर मैं इसका एक ओवरऑल मार्किंग सिस्टम निकालूंगा कि ओवरऑल 10 में से मुझे कितने नंबर मिले। अगर 7 या 8 मिलते हैं मुझे, तो मैं फॉर श्योर है कि चाय पी ही लूँगा,
और अगर मेरे पास 3 4 5 नंबर तक भी आते हैं तो भी मैं चाय नहीं पीऊँगा। यही तो होता है, ब्रेन हमारा ऐसे ही तो काम करता है, यही है हमारा थिंकिंग प्रोसेस है। अब इसी चीज़ को मिमिक अगर कोई कर दे, मतलब कि चाय पीना है या नहीं पीना है, इनको अगर कोई ऐसे ही एक नेटवर्क ऑफ वेरिएबल्स में कनेक्ट कर दे, उन वेरिएबल्स पे ऐसे ही मार्किंग सिस्टम डाल दे कि इसकी मार्किंग इतनी है, इसकी में इतनी है, तो हम कोई भी इनपुट देंगे ना, उसके हिसाब से ये इसका क्या फंडा बनना है ये सब बता देगा कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बनना है, हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, इसको मिमिक करने का पूरा जो फंडा है ये क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दिस इज व्हाट दिस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना। दिस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ANN इज ए सॉफ्टवेयर जो कि ब्रेन जैसा मिमिक करने की कोशिश कर रहा है विथ सम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, है ना, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स वगैरह कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा, बना रहा होगा, और उसके वजह से ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई दिमाग जैसा काम कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं। और कुछ ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इसको सही तरीके से, ये तो चाय पीने की बात नहीं है, मतलब कोई भी एक बड़े प्रोसेस में एक बड़ा डेटा अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें और ज़्यादा वेरिएबल्स डाल के हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हैं जो कि दिमाग जैसा अच्छा आउटपुट देगा, है ना, कि भारत का ग्रोथ कितना, GDP आगे बढ़ेगा, या फिर शेयर मार्केट में इस ट्रेड का भाव आगे चल के बढ़ेगा या घटेगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग का जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं है, ये न्यूमॉर्फिक कंप्यूटर है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है, इट इज़ लाइक कि हम लोग अपना जो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि हमारे दिमाग के जैसा काम करे। दिस इज नो वेयर अराउंड ANN, ये हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जिस हिसाब से हमारे न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं, करंट ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरीके से हम लोग कुछ ऐसा हार्डवेयर बनाएं जिसके वजह से वो जो हार्डवेयर है ना वो भी ऐसे ही काम करे। तो इसके लिए इन लोगों ने स्कैंडियम नाइट्राइड या फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल है एक ऑक्साइड ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जैसा कुछ बना रहे हैं जो कि ब्रेन इंस्पायर्ड है। अब आपको समझ में आ गया। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे मान लो 2 बोन्स हैं, इन 2 बोन्स के बीच में ना धीरे धीरे करके हमें बोन डेवलप करना है। तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशंस निकलेंगी, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस हो गए और यहाँ से भी कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद ये एक अपना स्ट्रक्चर ले लेंगे, है ना, ये जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से ब्रेन ने इनको सिग्नल्स दिए होंगे कि यहाँ पर बोन सेल डेवलप करने हैं अपने को। तो धीरे धीरे करके ये बन गया होगा। ये मैसेज ट्रांसफ़र ही तो है। लेकिन अगर हम लोग इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल करेंगे ना, तो उस केस में मान लो कि हम लोग फोटॉन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो फोटॉन्स जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो इधर 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 उधर कहीं पर भी चले जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को कुछ एक अलग टाइप का टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि बिल्कुल कन्फाइंड हो, इतना ही एफिशिएंट तरीके से मैसेज, सिग्नल्स, करंट ट्रांसमिट करे, जहाँ से हम लोग न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर बना सकें जो कि ब्रेन को मिमिक कर सके। फंडा क्लियर हो गया इतने में? ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है। देखो अभी जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर वाला ज़माना चल रहा है, जैसे हम लोग जो चला रहे हैं, उसमें आप लोग हमेशा देखते होंगे कि एक CPU लगा होता है ना। CPU का काम क्या होता है? CPU इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटेशनल या फिर प्रोसेसिंग चीज़ों के लिए। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई भी प्रोसेस करना है तो उसके लिए CPU। बट जब भी हमें कोई भी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो उस स्टोरेज में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऐसी चीज़ें लगाते हैं कि नहीं लगाते? मतलब कि प्रोसेस करने के लिए CPU और स्टोर करने के लिए मेमोरी। लेकिन आप अपने दिमाग को देखो, प्रोसेस भी वो ही करता है, याद भी सारी चीज़ें वो ही रखता है। तो मतलब कि वहाँ पर 2 चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक नॉर्मल सिस्टम की बात करें तो हमारा बाइनरी आउटपुट जाता है, मतलब 0 और 1 पर जाएगा और इस हिसाब से बाइनरी आउटपुट निकलेगा। लेकिन जब भी हम लोग अपने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर भी अपना दिमाग में CPU और मेमोरी एक ही चीज़ है। तो इसके लिए भी जो न्यूरल नेटवर्क होगा, वो न्यूरल नेटवर्क का जो हार्डवेयर होगा वो ही अपने आप में याद रखने की भी क्षमता रखता होगा और साथ ही साथ कोई प्रोसेस करने की भी क्षमता रखता होगा। और आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत सारे पैरेलल ऑपरेशंस को साथ में प्रोसेस कर सकता होगा।
मतलब कि इसको मल्टीपल इनपुट्स हम लोग एक साथ दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है वो बारी बारी से एक सीक्वेंस में ही चल के काम करता है। तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं हमारे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग सिस्टम के। 4D प्रिंटिंग की बात करते हैं। 4D प्रिंटिंग क्या होता है? देखो, नाम से ऐसा समझ में आ रहा होगा कि यार 4D प्रिंटिंग क्या है, चौथे डायमेंशन की प्रिंटिंग करता होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4D प्रिंटिंग इज़ जस्ट लाइक 3D प्रिंटिंग। बस इसमें जो हम लोग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वो मटेरियल थोड़े स्पेशल होते हैं। वो मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन में, या फिर किसी लिक्विड के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, किसी भी कंडीशन में अगर हम लोग चेंजेस लाते हैं तो ये अपना शेप जो है वो चेंज कर देंगे। ये नहीं टिकने वाले। जैसे कि यहाँ पर जैसे जैसे पानी बढ़ता रहा, प्रेशर बढ़ता गया, और ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट होके एक कुछ तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है आखिरकार ये पूरा का पूरा क्या है, 3D प्रिंटेड है। इसीलिए इस ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, 4D प्रिंटिंग बुलाएंगे। समझ गए? इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने इसको बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस में डाल सकते हैं। जैसे कि मेडिसिन को कब रिलीज़ करना है शरीर में, कब नहीं रिलीज़ करना है, किस कंडीशन में, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में क्या चीज़ें बढ़ा दे जिससे कि ड्रग रिलीज़ कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उस तरीके से बायोमेडिसिन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिकल सिस्टम तो फॉर श्योर हो ही सकता है कि भाई टेम्परेचर रेगुलेटेड वॉल्व सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल सिस्टम में ही हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग को सोलर रूफ टाइप का कुछ बनाना है कि भाई जैसे ही धूप आए ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए, टेम्परेचर बढ़े तो बंद हो जाए, टेम्परेचर कम हो तो ये अपने आप खुल जाए। तो रूफ कैसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं कि नहीं। इवन आप सेल्फ ओपनिंग कोई भी मटेरियल बना सकते हो, वॉल्व जैसा हमने बात किया। टेक्सटाइल कितनी बढ़िया बढ़िया बन सकती हैं। 4D प्रिंटेड क्लोथिंग पैटर्न ही पूरा दुनिया बदल देगा। अपीयरेंस आपको किस हिसाब से, किस कलर, किस टेम्परेचर में आपको कैसा, आपके सराउंडिंग के हिसाब से क्या कलर चेंज हो या फिर क्या शेप चेंज हो जाए, उस हिसाब से पूरा ड्रेसिंग पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। तो बहुत बार हो सकता है कि आप अभी जूता पहन रहे हैं ना, जूता पहन रहे हैं मतलब कि जब बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश का 1-2 बूंद भी कम हुआ उसके बाद ये शूज़ जो है ये किस में, चप्पल में बदल जाएगा, है ना। कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं तो ऐसे ही मतलब सोच रहा हूँ कि और क्या क्या चीज़ें बन सकती है। आप भी इसे 2-4 बढ़िया एग्जांपल्स ले सकते हो। दीज आर ऑल 4D प्रिंटिंग। हमारा अगला टॉपिक क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। देखो इंपॉर्टेंट है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ना यूपीएससी एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ रही थी, सस्ते क्वेश्चन पूछ रही थी कि भाई क्यूबिट किससे रिलेटेड है, और हम लोगों ने हंसते खेलते बता दिया कि भाई क्यूबिट जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स क्वेश्चन। लेकिन अब यूपीएससी क्वांटम कंप्यूटिंग में डिटेल में घुसने की बारी आ गई है। इसके डिटेल में घुसने के साथ साथ हमें समझने की ज़रूरत आ गई कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे नॉर्मल कंप्यूटिंग सिस्टम से कितना अलग है। क्या पूरा का पूरा उसको ये ओवर पावर कर सकता है, पूरा चेंज कर सकता है। आगे के ज़माने में अब हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर नहीं यूज़ कर रहे होंगे, हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होंगे। ऐसा है क्या? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग्स के अपने बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अगर एडिशन की बात की जाए ना, 2+2 कौन जल्दी ऐड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे अपना नॉर्मल कंप्यूटर तेज़ी से ऐड कर देगा। क्वांटम कंप्यूटिंग की एडिशन बहुत लेट से समझ में आएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है समझते हैं। जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि अभी हमारे घरों में है, उनको हम यूज़ कर रहे हैं, आप सबको पता होगा कि वो सब बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने कोई भी 2 बिट पकड़ा जिसमें से एक 0 है और एक 1 है, मतलब कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरीके से अगर हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर में ना ये बाइनरी सिस्टम नहीं है। ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसमें हम लोग क्वार्क के बारे में पढ़ते हैं, फर्मियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, बोसॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सब पर बेस्ड है क्वांटम कंप्यूटिंग। और इसको ऑपरेट करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए, बहुत ही ठंडा प्लेस चाहिए, तब जाके उस क्वांटम लेवल पर कुछ कैलकुलेशंस हो पाते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग, कुछ फंक्शनिंग हो पाती है। उसके लिए ये सिस्टम है। सोचो अब हमारे मदरबोर्ड से ये दिखने में डिफरेंट नहीं लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर जो एक क्वांटम स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पर क्वांटम कंपोजिशन में बाइनरी नंबर्स की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स। और क्यूबिट्स जो है ना, ये अपने किसी क्वांटम स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब ये फॉर एग्जांपल स्पिन जैसा हो सकता है कि मुझे अप स्पिन करना है या डाउन स्पिन करना है, या फिर
क्लॉकवाइज स्पिन करना है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करना है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्यूबिट्स किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों कर सकते हैं, अप डाउन दोनों कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आना बहुत ही मुश्किल है। सिमिलरली जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर आप यहाँ पर एक एलिमेंट को देख रहे होगे जो कि अप साइड में मूव कर रहा होगा, ठीक है, आप इसको इधर से देख रहे हो तो आपके लिए ये क्या है, अप स्टेज है। अगर आप उधर से देखो तो रोटेट कर रहा होगा तो वहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो आपके लिए वो डाउन हो जाएगा। तो एक ही स्टेज पर ये अप भी है और डाउन भी है, आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो ये सुपर पोजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, सुपर पोजिशन स्टेट। ये सुपर पोजिशन स्टेट पर काम करता है, जिस हिसाब से अगर हम लोगों ने एक सिंगल बिट पर काम किया, एक सिंगल बिट, यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, बिट्स इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पर क्यूबिट्स। एक सिंगल बिट पर अगर हम लोगों ने काम किया तो वो हमें रिजल्ट क्या देगा, वो या तो 0 देगा या तो 1 देगा, दोनों में से एक ही देगा। लेकिन ये 0 भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। और इसकी वजह से अगर हम लोग 2 बिट पर काम करते हैं तो ये कैसे काम करेगा, मान लो ये हमें क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, या तो ये 0 या तो ये 1 होगा, ऐसा ही तो होगा। मतलब कि हमें पता है कि अगर ये वाला 0 हुआ तो ये 0 ही रहेगा, ये वाला 1 हुआ तो ये 1 ही रहेगा। लेकिन इस स्टेट में क्या हो सकता है, ये पहला वाला एलिमेंट जो है वो कभी 0 हो जाएगा, कभी 1 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 1 वाला स्टेज है ये भी कभी 1 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी 1 हो जाएगा। तो इसके मल्टीपल स्टेजेस बन सकते हैं, है ना। मतलब क्या है कि अगर हम लोग 2 ही बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को आउटपुट के तौर पर 4 सुपर पोजिशन स्टेट में कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है। मतलब कि आउटकम जो है ना, अब हमारा सिंपल सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 पे ना होके इसके बीच के नंबर्स पर भी हो गया, ठीक है। मतलब कि सिर्फ डार्क और लाइट के वजह से नहीं, बल्कि बीच में जहाँ से कुछ धुंधला सा कुछ दिख रहा होगा, या फिर सिर्फ ब्लैक और वाइट में नहीं, हम लोग को ग्रे, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऐसे कोई भी टाइप के कलर्स दिख सकते हैं। सिमिलरली सुपर पोजिशन स्टेट के होने का यही फ़ायदा है। और इसीलिए तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी क्यूबिट्स चूँकि सुपर पोजिशन पर है, इसीलिए इनके आउटपुट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो मतलब कि अगर हमें कभी भी डेटा सर्चिंग करनी होगी या फिर डेटा बिल्ड करने का काम करना पड़ेगा तो क्वांटम कंप्यूटर्स ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम करेंगे। लेकिन अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की बात होगी, जहाँ पर जोड़ घटाने की बात हो रही है, तो उन जगह पर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा अच्छा सा परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ एक इवेंट को इतना तेज़ी से कर सकता है जिसको कि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर अगर सॉल्व करने की कोशिश करे तो शायद उसको 7 से 8 दिन लग जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए महज कुछ घंटों की बात होगी, 2-3-4 घंटों में सॉल्व कर देगा। तो एप्लीकेशन अथाह हैं, लेकिन जो एरिया ऑफ फंक्शनिंग है ना वो बहुत अलग है। इट इज़ लाइक कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग मान लो कोई गेम खेल रहे थे, हम लोग गेम खेल रहे हैं जिसमें कि बिल्डिंग वाले गेम नहीं आते हैं, कि हम लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ पर कुछ पेड़ लगाए, यहाँ पर पहाड़ लगाया, लेकिन एक हद के बाद ना ये पहाड़ के ऊपर हम लोग नहीं जा पा रहे थे। हमारे लिए पहाड़ के ऊपर एक्सेस कर पाना इज़ लाइक हम लोग जा ही नहीं सकते, इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली। यहाँ पर लिमिटेशन आ गई हमारे कंप्यूटर। मतलब ये गेम को ऐसे मत देखो कि हम किस सिस्टम में खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ कि हम लोग के लिमिटेशंस कहाँ कहाँ पर है। तो ये पहाड़ चढ़ने के और ऊपर जाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर बनाना बिल्ड किया। सुपर कंप्यूटर से यार पहाड़ भी चढ़ गए हम लोग। मतलब कि हम लोगों ने एक नई टेरिटरी नहीं, अपने ही टेरिटरी में कुछ नई ऊंचाइयां प्राप्त कर ली, स्पीड बढ़ गई हमारे सिस्टम की। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ लाइक कि यार इसके बियॉन्ड, जो ये तो आइलैंड है, इसके बियॉन्ड जो पानी में हम लोग जा सकते थे उस पर जाके देखते हैं ना क्या सिस्टम चल रहा है। और इसके लिए क्वांटम कंप्यूटर हमें सबमरीन देता है। सबमरीन में अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत ही खतरनाक से कुछ सॉल्व कर रहे हैं, अभी क्वांटम कंप्यूटर्स इतने एफिशिएंट नहीं हैं आज के डेट में। हम लोग ना अभी बस ऊपर ऊपर की सतह पर काम कर रहे हैं। कुछ फंक्शंस का ऐसा उम्मीद है कि आगे चलकर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें रिसर्च में बाकी हैं। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ नॉट लाइक कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस बहुत बढ़िया है, जैसे कि आपके साइबर सिक्योरिटी में। क्योंकि जो भी यहाँ पर क्यूबिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। सिमिलरली
लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब का आप काफ़ी अच्छे से, जहाँ पर भी डेटा आएगा ना वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। और इनफैक्ट सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग से ना इंटरसेप्ट करना बहुत इजी होगा। इसका क्या मतलब है कि आप अगर अपने बाइनरी सिस्टम से कोई भी खतरनाक लॉकिंग मैकेनिज्म लगाते हैं, मतलब कि कुछ एक ऐसा लगाते हैं जो कि बाइनरी सिस्टम के द्वारा कोडेड है और ये लॉक्ड है, इस लॉक को खोलने के लिए क्वांटम कंप्यूटर बहुत ही ईजिली इसको खोल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, इसके पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत तेज़ी से सॉल्व करके इसका लॉक खोल सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर जिस हिसाब से बहुत तेज़ी से बिल्ड हो रहा है, उतना तेज़ी से डेटा लीक होने के चांसेस है। इसीलिए तो होड़ मची है सब देशों के अंदर कि किसी ने गलती से क्वांटम कंप्यूटर सच में बना दिया ना, जो कि अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो हमारे बहुत सारे पासकोड्स को वो बाईपास कर जाएगा, क्योंकि हमारे अभी भी वो पासकोड्स जो है वो बाइनरी सिस्टम्स में बने हैं। क्वांटम कंप्यूटर के लिए बहुत ईजी बाएं हाथ का खेल है उसके लिए इन कोड्स को ब्रेक करना। तो आगे आने वाले सालों में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे ऐसे सिक्योरिटी वाले जोन्स हैं ना, उन सबको क्यूबिट इनेबल्ड बना दिया जाएगा। तो ऐसी भी चीज़ें आएंगी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो हाँ जी, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग डेटा प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है, एनालिसिस, सिमुलेशन। इसी तरीके से जो हमारे डेली एवरीडे टास्क है ना, प्रोसेसिंग टास्क, उस पर क्लासिकल कंप्यूटिंग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। एक ना नेशनल क्वांटम मिशन है अपना, इसके लिए इतना सारा बजट एलोकेट किया गया है, जिसको कि अलग अलग जोन्स में या फिर अलग अलग टाइम जोन्स में इवन आप बोल सकते हो कि डिवाइड किया गया है कि भाई 23 से 24 में कुछ मिलेगा, फिर 30 से 31 तक में कुछ और मिलेगा। इस तरीके से साल दर साल इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको बिल्ड करना है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पूरे मिशन को आगे लेके जा रहा है। और टोटल हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि भाई अगले 3 सालों में हम लोग 20 से 50 क्यूबिट्स पर काम कर रहे होंगे। सोचो कि जो बाइनरी लैंग्वेज हमें 2 बिट्स पर दे रहा था, जो रिज़ल्ट आ रहा था, वो ही अगर 2 बिट्स की बात करें ना तो 2 के पावर n पर मिलेगा वो हमें, मतलब 2 के पावर 2 पर मिलेगा। जितना भी बिट रहेगा ना, ये n इज़ इक्वल टू बिट, तो ये उतने नंबर ऑफ क्यूबिट्स हमारे बन जाएंगे। तो अगर हम लोग मान लो कि अगर 4 बिट पर काम कर रहे हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू वर्किंग विथ 2 to the power 4, मतलब कि 16 बिट पर काम कर रहे हैं। मतलब कि 4 बिट का क्वांटम कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज के 16 बिट के बराबर काम करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। मिशन के डिलीवरेबल्स कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको आप आराम से देख सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है। 4 थीमेटिक हब्स हैं इसके: क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, मटेरियल और डिवाइसेस। इन सब जगहों पर हम लोग को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना है और आगे आने वाले टाइम पर इंडिया को क्वांटम कंप्यूटिंग जोन में टॉप लीडिंग पोजीशन पर लेके जाना है। इसी के साथ साथ देखो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि क्वेस्ट चल रहा है, तो डीएसटी ने ही लॉन्च किया है, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। इस तरीके से क्यू सिम टूल किट भी चल रहा है, जिसमें कि हम लोग क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट बना रहे हैं। जितने भी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आके हम लोग को तेज़ी से क्वांटम कंप्यूटर्स को बिल्ड करने में आगे बढ़ना है। इसी के साथ ही साथ ना कुछ और भी आर्टिकल्स आपके आगे वाले बुक में दिए होंगे, एक बार उनको देख लेते हैं फटाफट से। लाइक कुछ ऐसे दूसरे क्वांटम डॉट्स, क्वांटम कोहेरेंस, क्वांटम कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं। क्वांटम डॉट्स हमने अभी बात किया, जो हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स होते हैं उसमें हम लोग नैनो साइज़ के छोटे छोटे ऐसे नैनो क्रिस्टल सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं और अलग अलग कलर्स में ये ग्लो करते हैं, है ना। तो ये क्वांटम डॉट्स, ये सिमिलरली वैसे ही हमारे क्वांटम एलईडी में यूज़ होंगे। क्वांटम कोहेरेंस अगला है। क्वांटम कोहेरेंस वही सुपर पोजिशन की बात करता है कि मतलब एक ही टाइम पर कोई भी जो मैटर होता है वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वो वेव नेचर भी शो करता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, क्वांटम स्टेट है ना, सुपर पोजिशन स्टेट है, जिसमें 0 और 1 दोनों होने की बात होती है। क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जिसके अंदर में हम लोग क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है समझाता हूँ। मान लो कि आप और आपकी महिला मित्र, ये दोनों लोग मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला खरीदने जाते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर आपकी महिला मित्र ने बोला कि भाई मुझे रसगुल्ला नहीं पसंद है, मुझे क्या पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है। आपने बोला कोई बात नहीं, मेरे को तो रसगुल्ला पसंद था, तो मैं रसगुल्ला ले लेता हूँ, तुम गुलाब जामुन ले लेना। बात तय हो गई। मिठाई वाली दुकान को बोला गया और बोला कि भाई एक एक डब्बा दोनों पैक कर दो, और दोनों पैक करके बिल्कुल एक जैसे डब्बे
आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकोगे कि किसके अंदर रसगुल्ला है और किसके अंदर गुलाब जामुन है। सेम वेट, बिल्कुल बाहर से सेम पैकेजिंग, सेम झोले, दे दिया। अब आप लोग के पास आया, अब आप समझ ही नहीं पाओ कौन सा रसगुल्ला है कौन सा गुलाब जामुन है। तो आपने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अपने अपने घर चलते हैं, जिसके किस्मत में जो लिखा होगा वो मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, चिल। और आप और आपकी अपनी महिला मित्र दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। अब जब आपकी महिला मित्र ने इस डब्बे को खोल के देखा तो उसमें देखा कि अरे वाह, गुलाब जामुन ही है। इसका मतलब है कि इनके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपके पास क्या पहुंच गया होगा, रसगुल्ला। अगर यही काम आप रसगुल्ला अपने घर में पहले खोल लेते, आपको भी पता चल जाता कि अच्छा, आपकी महिला मित्र के पास गुलाब जामुन सही जगह पे पहुंच गया है। ये इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हो गया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि शुरुआती दौर में ये जो दो मिठाई के डिब्बे थे वो आपस में एक इनटैंगल्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, या फिर ये आपस में इनटैंगल्ड थे। तो क्वांटम इंटैंगलमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग अगर क्वांटम लेवल की बात करते हैं तो दो क्वांटम लेवल के एलिमेंट्स क्या करेंगे कि आपस में ऐसे इंटैंगल्ड होते हैं कि उनकी दूरी कितनी भी हो जाए, लेकिन उनके बीच का जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक के चेंज होने से दूसरा भी चेंज हो जाता है, मतलब आपस में रिलेटेड होते हैं। इट सीम्स लाइक दे हैव सम काइंड ऑफ रिलेशंस टू देम। जैसे कि इस वाले में मिठाइयों के बीच में कुछ रिलेशन तो था। अब इवन आपकी जो महिला मित्र थी वो इस अर्थ पर ना रह के किसी दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएं या फिर कहीं पर भी चली जाएं और वहाँ पर जाके मिठाई का डब्बा खोलें, तो भी उनको पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि सामने वाले के पास में कौन सा डिब्बा गया। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर से ही आप दोनों के मिठाई के डिब्बे आपस में एक इन्फॉर्मेशन साझा करते थे। इसी तरीके के क्वांटम इंटैंगलमेंट से हम लोग इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली पहुंचाने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये स्पीड ऑफ लाइट को डिफाई करता है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका। तो इसीलिए क्वांटम कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया हो सकता है। और अगर बीच में किसी ने भी छेड़छाड़ किया तो इन्फॉर्मेशन ही गायब, है ना। किसी ने मिठाई का डब्बा बदला तो ये इंटैंगलमेंट जो हुई थी अब वो कुछ भी पहुंच जाएगा। अब अगर आपके पास मान लो मिठाई के डब्बे की जगह किसी ने बीच में छेड़छाड़ करके इसमें बर्फ़ी डाल दी है, काजू कतली डाल दी, चलो, है ना, सेम डिब्बा, सब कुछ सेम गया। आप घर खोले, आपके डिब्बे में निकला काजू कतली। आप क्या कहोगे? आपको समझ में आएगा कि सामने वाले के यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन गई है? नहीं, आपको पता नहीं क्या समझ में आएगा कि आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि मिठाई के डिब्बे में रसगुल्ला और गुलाब जामुन की बात भी हुई थी कि नहीं हुई थी। सिमिलर केस में इसको टैप नहीं कर सकते आप। इसीलिए क्वांटम इंटैंगलमेंट जो है वो सिक्योरिटी से भरपूर, लीक प्रूफ, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया बन सकता है। इसी के साथ साथ एक क्वांटम से रिलेटेड और भी है, क्वांटम इंजन बोलते हैं उसको। रिसर्चर्स ने अभी हाल फिलहाल में एक क्वांटम इंजन डेवलप करने के बारे में सोचा है और उसका आविष्कार भी किया है, जिसको ये लोग पॉली इंजन बुला रहे हैं। पॉली इंजन क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आपको इस आर्टिकल में बस यही समझना है कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेसिकली आप क्वांटम स्टेट की ही बात कर रहे थे, जिसमें कि वो ये बोल रहे थे किसी भी एक पर्टिकुलर एटम की बात करें, उस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन चारों इलेक्ट्रॉन के सभी क्वांटम स्टेट्स सेम नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे ये क्वांटम स्टेट क्या होते हैं? इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझो कि टोटल 4 क्वांटम स्टेट्स हो सकते हैं। पहला है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है इसका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ये बोल रहा है कि इन सब की वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ करके डिफरेंट होगी, लेकिन चारों की चारों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट, हमारा आधार नंबर, किसी दो बंदे का आधार नंबर बराबर नहीं हो सकता, वैसे ही कुछ समझ लो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये होता था कि किसी भी एक एटम के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के किसी न किसी क्वांटम स्टेट में जरूर से डिफरेंस होगा, तभी वो इंडिपेंडेंटली वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों ने भी पॉली इंजन बनाने के लिए क्या किया है, लिथियम 6 एटम्स का इस्तेमाल किया है। इसमें ना एक स्टेज की बात हो रही है, आपको शायद आगे चल के मैं अभी बताऊंगा इस चीज़ को, फर्मियॉन्स क्या होते हैं और बोसॉन्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि फर्मियॉन इज़ रिलेटेड विथ मैटर और बोसॉन इज़ रिलेटेड विथ फील्ड। ये ऐसा बोल रहा है ना कि एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देने से ऐसा कोई भी क्वांटम पार्टिकल कभी फर्मियॉन जैसा बिहेव करने लगता है, कभी बोसॉन जैसा बिहेव करने लगता है, और कोई एक काफ़ी कम टेम्परेचर पर मिलता है, कोई एक काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर मिलता है। तो इन सब की वेरिएशंस में
जैसे ही कभी वो फर्मियन बन जा रहा है, कभी बोसॉन बन जा रहा है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना, उस एनर्जी डिफरेंस को ये लोग हार्नेस करने के बारे में सोचने लगे हैं। दिस वॉट क्वांटम इंजन इज़। इतना हाई लेवल कॉन्सेप्ट है कि इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है ना, आप लोग भी कंफ्यूज जाओगे। फिलहाल अभी हम लोग जब फंडामेंटल अपना स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें फर्मियन बोसॉन क्या है एक बार वापस से आज रिवाइज कर लेंगे, हालांकि मैं इसको काफ़ी बार बता चुका हूँ। दिस इज़ ऑल रिलेटेड विथ आपके क्वांटम वाली चीज़ों से। अब हम लोग वापस आते हैं जिसमें हमारा अगला आर्टिकल है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में अभी हाल फिलहाल में एक अपग्रेडेशन हुआ है उसके तीसरे रन में, तो इसी के बारे में पूरा है। ये आपको पता होगा कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न है, उसके द्वारा बनाया गया है और जिनेवा में ये है, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा के अंदर में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंस एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल है। इस बड़े से सर्कल में, बड़ा सा सर्कल मतलब कितना, किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, उसके 100 मीटर डेप्थ पर एक ऐसा ही बड़ा सा पाइप लगा हुआ है। उसमें क्या होता है, पाइप मतलब कि एक अच्छा खासा, रुकिए मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारे हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये इतने बड़े एरिया में पूरा बसा हुआ है ना, लगभग 100 किलोमीटर बोल रहे हैं ये तो, और 27 किलोमीटर में एक LHC का दूसरा एक्सपेरिमेंट है। मतलब ये फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर है जो 100 किलोमीटर बनेगा। अभी फिलहाल के लिए LHC जो है वो 27 किलोमीटर के आसपास में। तो इस पूरे सरफेस के अंदर, ये 27 किलोमीटर के अंदर में, ये अंदर 100 मीटर अंदर जाके ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने। इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं, इसके अंदर सिंपली हम लोग 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भिड़ा देते हैं। मतलब कि मान लो एक तरफ से हम लोगों ने स्टार्ट किया कि भाई हम लोग इधर से फोटोन डालते हैं और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं। अब ये क्या करेगा, अप्रॉक्सीमेटली टिल द स्पीड ऑफ लाइट, ये एक जगह पर जाके दोनों पार्टिकल्स आपस में भिड़ेंगे और जैसे ही भिड़ते हैं तो इनसे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल कर बाहर आते हैं और उन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल पोजीशन में रहते हैं। मतलब कि इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम जोन पर सबके सब सामने आ जाए। तो इनके इस बिहेवियर से हम लोगों को, जैसे अभी तक हम लोगों ने कितने साल पहले हिग्स बोसोन की बात तो कर ली थी, लेकिन अब जाके 2011-12 में हम लोगों ने हिग्स बोसोन को पहली बार आइडेंटिफाई किया। तो इन एक्सपेरिमेंट से वही हो रहा है कि हम लोग और प्रेसाइज थर्ड रन के लिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे कोलाइडर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हैड्रॉन को कोलाइड करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ हैड्रॉन? हैड्रॉन आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वही क्वार्क और लेप्टॉन से मिलकर बना हुआ सब एटॉमिक पार्टिकल है और हैड्रॉन के ही कोलिजन से बहुत सारी नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं। तो इन सभी स्टडीज़ को ये कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो हिग्स बोसोन पार्टिकल की मैं बात कर रहा था, उसमें कम से कम नहीं तो ऐसे 10 मिलियन कोलिजन्स हुए हैं, तब जाके एक बार हिग्स बोसोन पार्टिकल हमें दिखने में आया। मतलब कि उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया पहली बार में। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है वैसे तो। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में या फिर रीअलाइन करने में इसको काम किसका आया है, LHC का। बहुत सारे एग्जॉटिक पार्टिकल्स हमारे पास, पेंटा क्वार्क, टेट्रा क्वार्क, ये सारे थ्योरेटिकल या फिर थ्योरीज में लाई करते थे। इनको प्रैक्टिकली देखा जाने लगा और बहुत सारे ऐसे नेचुरल कंडीशंस थे जब हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड बना होगा। तो उस बिग बैंग के टाइम पर कौन कौन से पीसेस को हम लोग साथ में लेके आए जिससे कि हमारा आज का यूनिवर्स जैसा दिख रहा है वैसा समझ में आ जाए। तो उस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस वाले टाइम पर भी हम लोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। हमारा ऐसे ही अगला आर्टिकल हिग्स बोसोन डीके के ऊपर है। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें अपना क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। तो एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं पहले। तो बचपन में हम लोग क्या पढ़ाया गया कि भाई एटम से सब कुछ बने हैं, एटम जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। फिर थोड़े बड़े हुए तो पता चला नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो अब हमें पता चल रहा है कि फंडामेंटल पार्टिकल कुछ और भी हैं जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये दुनिया में जो भी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, इन सब के पीछे सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे डिवाइड हो सकते हैं, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड करो आप। सबसे पहला टाइप आप लिखो, इसमें फर्मियॉन्स होते हैं और दूसरे साइड में होते हैं बोसॉन्स। जो फर्मियॉन्स होते हैं इनका बेसिक काम होता है मैटर प्रदान करना। जैसे कि आप अपने सामने एक ग्लास ऑफ वाटर देख रहे हो, तो ये जो पानी का ग्लास है स्टील का होगा, ये स्टील में मैटर दिख रहा है, छू पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये क्या है, मैटर है। लेकिन बोसॉन्स जो हैं वो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते थे।
मतलब कि हम लोग को लगता है कि यार ये हमारे अर्थ के अंदर में ग्रेविटी प्रेजेंट है, लेकिन ग्रेविटी आता कहाँ से है, इसके पीछे कौन सा मटेरियल, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। तो बोसॉन डिफाइन करेगा कि भाई इसके लिए कौन सा वाला बोसॉन चाहिए आपको। सिमिलरली फर्मियॉन्स जो है वो एक इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि फर्मियॉन्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करो, एक को रखो क्वार्क और दूसरे को रखो लेप्टॉन। ये इस तरीके से हैं कि भाई लेप्टॉन थोड़े बड़े होंगे, लाइक जब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहे होंगे तो लेप्टॉन के एग्जाम्पल्स में ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन क्वार्क जो है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क से मिल के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, जैसे कि दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिल के क्या बनता है, एक प्रोटॉन बनता है। सिमिलरली दो डाउन क्वार्क प्लस एक अप क्वार्क से मिलके क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, एक न्यूट्रॉन। मतलब लेप्टॉन थोड़े बड़े हैं, क्वार्क उससे भी छोटे हो गए, ठीक। सिमिलरली ये सब क्या बता रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये सब हम लोग को मैटर ही तो दिखा रहे हैं, है ना। और ये सब किसी न किसी फर्मियॉन से मिलके बने हैं। इतना फंडा क्लियर है। फर्मियॉन इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग मैटर टू एनीथिंग, जिसको कि हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैटर के अलावा जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है वो है फोर्सेस। अब ये फोर्सेस कई टाइप के हो सकते हैं। इनको भी डिवाइड करने के लिए आप इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हो। एक बोल सकते हो आप कि कुछ होंगे आपके पास स्केलर बोसॉन्स और कुछ होंगे आपके पास वेक्टर बोसॉन्स। जो वेक्टर बोसॉन है ना, इसमें सबसे पहले आप समझो सबसे वीक फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। वीक फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या है आज की दुनिया में? सबसे वीकेस्ट फोर्स हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन को। और ग्रेविटेशन के लिए बोला गया कि भाई कौन सा बोसॉन रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने एक नाम दिया उसका ग्रेविटॉन। लेकिन आज तक ना ग्रेविटॉन हम लोग देख नहीं पाए, इसीलिए इसको मैं लाल रंग से मार्क कर दे रहा हूँ कि इसको हमें नहीं पता है कि ये क्या है, कैसा दिखता है, हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। और इनफैक्ट इसीलिए अभी मैं आपको सब एटॉमिक पार्टिकल का टेबल दिखाऊंगा, उसमें ग्रेविटॉन आपको दिखेगा भी नहीं। वेक्टर बोसॉन के साथ साथ जो ये एक तो पहला हो गया। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग फोर्स की हम लोग बात करते हैं तो बीटा डीके हो जाता है, या फिर जब आप लोग रेडियो एक्टिव एमिशंस देखते हैं ना, वैसा है। ये भी अपना छोटा सा ही है, या फिर इसी में आप लोग लिख सकते हो रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके, इसके लिए जो बोसॉन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं जेड बोसॉन। सिमिलरली हम लोग तीसरे नंबर पर देखते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स हम लोग को दिखने लगा, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स कहाँ आता है, कहाँ से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? इसके लिए एक पार्टिकल जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम हम लोगों ने रखा फोटॉन्स। फोटॉन्स तो आप लोग जानते होंगे ना, फोटॉन क्या है? फोटॉन एक बोसॉन ही है, वेक्टर बोसॉन है फोटॉन्स। और चौथे नंबर पर हम लोगों को एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स निकला वो निकला न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स के लिए हम लोगों ने बोला क्या रिस्पॉन्सिबल है भाई? उन्होंने बताया कि भाई एक बोसॉन है जिसका नाम है ग्लूऑन। तो ग्लूऑन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को दर्शाता है। तो ये तो वेक्टर बोसॉन हो गया। स्केलर बोसॉन क्या है? अब ब्रह्मांड के जितने भी फोर्सेस होंगे ये इन्हीं की तरफ से आएंगे। स्केलर बोसॉन में आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, हिग्स बोसॉन। अब ये हिग्स बोसॉन क्या करते हैं भाई? हिग्स बोसॉन का काम है मास प्रोवाइड करना। मतलब कि क्या हुआ कि जब हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सबको उठा के देखना स्टार्ट किया तो हम लोग को लगा कि यार प्रोटॉन में कुछ तो मास है, इलेक्ट्रॉन में कुछ तो मास है, न्यूट्रॉन में कुछ तो मास है। लेकिन जब इनके थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट्स में जो हम लोग को इक्वेशंस मिले उसमें अगर इन लोग के एक्चुअल मासेस को हमने पुट करके देखा तो वो कभी सॉल्व ही ना हो। और जैसे ही हम लोगों ने इसका मास, प्रोटॉन का मास 0 रख दिया, वो सॉल्व हो जाए और बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आए। तो अब हम लोग को ये कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन लोग के मास तो है ही हैं, आखिरकार इसको 0 रखने पर क्यों आ रहा है? तो पता चला कि देखो इसका मास एक्चुअल में 0 है, लेकिन चूंकि ये एक ऐसे पार्टिकल के फील्ड में आ जाता है जिससे कि इसको इसका मास मिल जाता है। और उसी पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन, जिसको हम लोग द गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, द गॉड पार्टिकल। अब ये क्या करता है? हिग्स फील्ड क्रिएट करता है। और हिग्स फील्ड में जितना भी इंटरेक्शन जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका उतना मास होगा।
इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है, इसका मतलब है वो हिग्स फील्ड से ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। तो हिग्स फील्ड क्या प्रोवाइड करता है भाई? मास प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि मैं आपको अभी साइंस एंड टेक भी पढ़ा सकता हूँ और मैं आपको सोशियोलॉजी भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक। तो अगर मैं आपको साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ और एक कमरे में पूरे यूपीएससी के बच्चे हैं, मान लो 100 बच्चे हैं, तो वो 100 के 100 स्टूडेंट्स मेरे से आके इंटरेक्ट करेंगे, है कि नहीं? इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके सब साइंस एंड टेक तो पढ़ेंगे ही भाई अपने जीएस पेपर में। लेकिन इन्हीं 100 बच्चों में से अगर मैं देखूं कि सोशियोलॉजी ऑप्शन वाले कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं 100 में से, तो ये 20 ही बच्चे अब मुझसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। मतलब कि मैं अगर अपने आप को हिग्स बोसॉन मानूं और आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन लोग को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या ऐसे ब्रह्मांड के जो दूसरे छोटे छोटे क्वार्क, लेप्टॉन ऐसे हैं, उन सबको माने, तो आप लोग मास कैसे मिलेगा? मास यहाँ पर क्या है? ज्ञान का भंडार है। तो मैं अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब क्या है कि 100 के 100 बच्चे मेरे से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, ज़्यादा ज्ञान पाएंगे। तो इंटरेक्शन ज़्यादा है, साइंस एंड टेक में सब महारत हासिल करेंगे। लेकिन इस वाले क्लास में क्या होगा? इस वाले क्लास में ज्ञान कम होगा सोशियोलॉजी का। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ 20 ही लोग जो हैं वो मेरे ज्ञान को लेने के लिए मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से मास चलता है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल था जिससे कि आप लोग इसको रिलेट कर सको। और अब आप अगर इस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को देखोगे, अब आपको समझ में आ जाएगा फर्मियंस और बोसॉन्स। इसके दो टाइप, क्वार्क ये पर्पल कलर वाला, लेप्टॉन्स ग्रीन कलर वाला, स्केलर बोसॉन ये पता नहीं कौन सा कलर है भाई, पिंक कलर, पता नहीं कौन सा पिंक है ये ऑरेंज कलर, जो भी समझ में आए। हमारे लिए यही होता है भाई, लड़कियां बताएंगी शायद नीचे कमेंट करके कि ये एग्जैक्टली कौन सा कलर था। और फिर ये जो है येलो कलर का आप देख रहे हो, ये आपका स्केलर बोसॉन, ठीक है। सारे समझ में आ गए अब आपको। इसमें आपको ग्रेविटॉन कहीं नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटॉन को भी हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा नहीं है, तो इसलिए ग्रेविटॉन को हमने पहले ही मार्क कर दिया था। अब चूंकि आपको हिग्स बोसॉन के साथ साथ ये सब एटॉमिक पार्टिकल समझ में आ गया, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें से अगर हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं तो हिग्स बोसॉन के पास सबसे ज़्यादा फोर्स है, ठीक है। अब इस फोर्स का हमेशा किसी वीक फोर्स में डिके होता है, ऐसा हम लोग थ्योरेटिकली अभी तक समझते थे कि जब भी हिग्स बोसॉन मरेगा, ये पार्टिकल जब मरेगा ना, तो ये अपने वीक फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक जेड बोसॉन में कन्वर्ट हो गया या फिर किसी दूसरी जगह फोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो इसी चीज़ को पहली बार लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंतर्गत सर्न ने ऑब्जर्व किया है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देख रहा है जो कि पता नहीं कितने सालों से थ्योरेटिकली तो पॉसिबल हो पाया था, लेकिन अभी तक हम लोग ऐसे नहीं समझते थे। हिग्स फील्ड के बारे में, हिग्स बोसॉन के बारे में आपको सब कुछ पता है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की मैंने आपको फ़ोटो भी दिखा दिया था। और इसके बाद LHC एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वही, जैसा कि अभी इसके पहले भी हम लोगों ने LHC के बारे में तो वैसे पूरा बात कर लिया। हिग्स बोसॉन जो है वो किसी लेप्टॉन पेयर में भी टूट सकता है, फोटॉन में भी है, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जेड बोसॉन में, फोटॉन में, इन सब में डिके होने के बाद ही वो अपना फाइनल छोड़ देता है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश करता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि कभी कभी डायरेक्टली डिटेक्ट भी करना बहुत मुश्किल है, कभी वो अपने वर्चुअल पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, तो उनको पकड़ पाना ना, देख पाना, समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और इन सब चीज़ों में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर बहुत अच्छे से मदद कर रहा है। और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स क्या है, अब ये शायद आप लोग से बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। आप लोग भी 10 लोग को समझाना इसको पूरा, तब आप लोग को भी रट जाएगा ये। अगला आर्टिकल हमारा मेजोराना ज़ीरो मोड से रिलेटेड है। देखो अभी क्या हुआ कि क्वांटम कंप्यूटिंग, अच्छा एक मुद्दा छूट गया, ये भी क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ ही निपटा देना चाहिए था हमें, बट कोई नहीं। क्वांटम कंप्यूटिंग को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए एक मेजोराना ज़ीरो मोड आ रहा है, जिसमें ना आपके एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का भी इस्तेमाल होगा। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि मेजोराना ज़ीरो मोड क्या होते हैं, ये फर्मियंस के कुछ कॉम्बिनेशन है। फर्मियंस क्लास को बिलोंग करते हैं जो कि अपने एंटी पार्टिकल्स साथ में लेके चलते हैं। वैसे तो देखो ये सारे के सारे जो भी पार्टिकल्स आप देख रहे हो ना, इन सब के एंटी पार्टिकल भी हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। अब आप बोलोगे कि सर ये एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल जिसमें कि इनके जो क्वांटम के फील्ड्स होते हैं ना वो ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है? -1 है, तो इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा? पॉजिट्रॉन। उस पर क्या चार्ज होगा? +1 का। इसी तरीके से सबके होंगे, मुऑन का मुऑन एंटी पार्टिकल, टाउ एंटी पार्टिकल, इस तरीके से क्वार्क का भी एंटी पार्टिकल होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ
फर्मियॉन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूरा का पूरा फर्मियॉन का जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं मजुराना। और इनफैक्ट मेजोराना ज़ीरो मोड्स के आने की वजह से हम लोग अपने क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटीज़ देख सकते हैं। तो उसी के फील्ड में बस आपको पता होना चाहिए मेजोराना ज़ीरो मोड क्या है, फर्मियॉन्स का पूरा कॉम्बिनेशन है। हमारा अगला आर्टिकल स्क्रिट से रिलेटेड है। स्क्रिट क्या है भाई? एक सेल्फ कन्फाइनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप आयन टारगेट। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग इस टेक्निक के अंदर में जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब न्यूक्लियस जो भी अनस्टेबल होते हैं उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, उनको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मदद से उनको एक जगह ट्रैप कर देते हैं। और जिस हिसाब से हम लोग इसके पहले ऐसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते थे ना, कि अगर हम लोग इसके एक पर्टिकुलर एटम के बारे में देखते थे तो क्या होता था, इस एटम से अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स डाला इसके ऊपर, तो कभी कभी क्या होता था, लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती थी, कभी लाइट टकरा के वापस आ जाती थी, और बाकी में बढ़िया से पूरा पास कर जाती थी। तो हम लोगों को क्या देखा कि एक पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, तो हमें समझ में आ गया कि भाई जो इसका न्यूक्लियस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, टफ मटेरियल से या फिर बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना है, जिससे कि ये हमारा रेडियो एक्टिव सोर्स जो है ये पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों को समझ में आ गया ये चीज़ कि एक बड़ा एटम होगा, उस बड़े एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस है, इसका अंदाज़ा किसने लगाया? रदरफोर्ड। सिमिलरली ऐसे ही जो आपके अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनको सही तरीके से स्टडी करने के लिए ये स्क्रिट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही होता है, एक रिंग शेप में कुछ वो लोग लॉक करने का, उस न्यूट्रॉन को ट्रैप करने का कुछ टेक्निक लगाते हैं, और फिर उस पर बीम ऑफ लाइट्स हाई एनर्जी की उस पर डालते हैं, और जिस हिसाब से स्कैटरिंग उसकी होती है उस हिसाब से उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगला आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल से रिलेटेड। तो अभी हाल फिलहाल में देखो, ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर है, इन्होंने अपने वर्ल्ड का पहला प्रोटोटाइप BS6 स्टेज 2 का EFF व्हीकल बना दिया भाई। EFF व्हीकल जो है वो सबसे एडवांस्ड स्टेज का व्हीकल आप बोल सकते हैं। EFF व्हीकल का मतलब ये होता है कि अभी तक हम लोग का जैसे कि बायोफ्यूल, नेशनल बायोफ्यूल मिशन था, तो उसमें हम लोग बोल रहे थे कि भाई आपको इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है। तो जो इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते हैं ना, वो 20% इथेनॉल के बियॉन्ड चल सकते हैं। और इसमें अगर इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी पर भी चल सकते हैं, मतलब बैटरीज पर ऑपरेटेड होंगे, इलेक्ट्रिक कार्स भी होंगे, और साथ ही साथ इसमें जो इंजन लगा होगा ना वो सारे के सारे ऐसे बायोफ्यूल का इस्तेमाल भी कर सकता होगा। गैसोलीन डालना है, इथोलीन डालना है, इथेनॉल डालना है, वो सब उससे ज़्यादा जितना भी होगा ना सब कुछ चलाएगा। मतलब E20 की जगह आप अगर E80 भी चलाओगे, इवन E100 भी चलाओगे ना, तो भी ये चल जाएगा। तो पहली बार ऐसा बना है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि भारत स्टेज का नाम लिया गया है इसमें, BS6 बोल रहे हैं। तो भारत स्टेज क्या होता है? BS जो है ये क्या है? ये है भारत स्टेज। भारत स्टेज क्या है? एक प्रकार का एमिशन स्टैंडर्ड है। ये एमिशन स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया है सभी मोटर व्हीकल्स पर, जिससे कि हम लोग जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ना उनका आउटपुट रेगुलेट कर सकें। ठीक, इसीलिए भारत स्टेज बनाई है। BS6 जो है, जितने भी हमारे नए अभी कार मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मतलब कोई भी व्हीकल, रजिस्टर्ड व्हीकल अगर आप बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, तो अब वो BS6 नॉर्म पर ही होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चर्चा हो रही है स्टेज 2 की। ये स्टेज 2 क्या चीज़ है भाई? ये समझ लो एक स्ट्रिक्टर नॉर्म है, मतलब कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म है BS6 का, नेक्स्ट लेवल का। इसमें क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो आपको ये भी पता होगा ना कि ये जितना भी भारत स्टेज है ये हम लोग वही यूरोपियन स्टैंडर्ड का फॉलो कर रहे हैं, और जो उनका यूरोपियन स्टैंडर्ड 6 है वही हमारा भारत स्टेज 6 है। तो अब हम लोगों ने मैच कर दिया है पूरा पूरा। तो ये जो स्टेज 2 है, ये स्टेज 2 आप लोग के रियल ड्राइविंग एमिशन पर फोकस करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बढ़िया शोरूम पर बिल्कुल एक जैसे हम लोग ट्रेडमिल पर चलते हैं, तो ऐसे कार वगैरह की एवरेज टेस्टिंग करने के लिए भी एक बढ़िया सा ट्रेडमिल टाइप का रोटर होता है, तो उस पर कार दौड़ा के देख लेते हैं कि अच्छा इसका एमिशन नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉपर भीड़ भाड़ में क्लच, ब्रेक ये सब लगा के आपका पर्टिकुलर एमिशन क्या है, उन सब के हिसाब से आपका रियल ड्राइविंग एमिशन चेक होता है स्टेज 2 में। फिर ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, OBD बोल सकते हो। ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि जितने भी आपके व्हीकल सेंसर्स लगे हैं, सब सिस्टम्स लगे हैं, उन सब का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी
देख रेख करने के बाद स्टेज 2 का क्लियरेंस मिलता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कैफ़े 2। कैफ़े 2 क्या है? कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकॉनमी। मतलब कि जितना भी आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, कितने ग्राम पर किलोमीटर, मतलब कितने किलोमीटर चलने पर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपका एमिट हो रहा है, उस पर ये बात करता है, ये भी चेक करता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब काफ़ी चीज़ें स्टेज 6 के बियॉन्ड भी जाके ये स्ट्रिक्टर नॉर्म्स को फॉलो करता है स्टेज 2 का। अगला आर्टिकल हमारा नॉन इन्वेजिव फॉर्मल्डिहाइड सेंसर से रिलेटेड है। मतलब इसमें आप देखो, एक फ़िश की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसको फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल के तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए डालते हैं। और भैया फॉर्मल्डिहाइड बहुत ही खतरनाक चीज़ है, मतलब हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ही बुरा है। आप समझो, इससे वोमिटिंग, रीनल इंजरी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए इसको कंज्यूम तो नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट एफएसएसएआई ने 2011 में ही फॉर्मलिन को फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करने के लिए बैन कर दिया था। बहुत बार इसको प्रिजर्वेशन के लिए, इवन पिकल प्रिजर्वेशन, अचार में भी फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन डाल देते थे। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल अब बंद हो चुकी हैं। अब यूजुअली फ़िश के लिए एक ना डिटेक्टर बन गया है, लेकिन लोग अभी भी इस्तेमाल कर ही रहे थे। इनको टेस्ट करने के लिए एक नॉन इन्वेजिव डिटेक्टर या सेंसर बनाए। नॉन इन्वेजिव मतलब कि मछली को चीर फाड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही डिटेक्ट करके वो बता देगा कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड एडल्ट्रेशन है कि नहीं है, तो फॉर्मलिन एडल्ट्रेशन है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस नॉन इन्वेजिव फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन से। तो अब इजी है, और क्या, बस इतना ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इसके अंदर। हमारा अगला आर्टिकल है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से रिलेटेड। तो एक ना अपना IIT मद्रास का स्टार्टअप है, स्पेस टेक स्टार्टअप है। इन्होंने अग्निकुल और अग्निलेट, ये अग्निलेट के नाम से इंजन बनाया और इसका 3D प्रिंटिंग किया। वही ये आपका ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, जो कि लिक्विड केरोसिन और ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीडाइज़र का इस्तेमाल करके ये फ्यूल बनाते हैं। और उसके हिसाब से ये लोग लो अर्थ ऑर्बिट में 300 kg का पेलोड ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो इसका सिर्फ इतना ही समझना है कि भाई 3D प्रिंटिंग को अब हम लोग रॉकेट इंजन की प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुली डेवलप हो चुका है। अग्निबाण, इन्होंने अग्निलेट इंजन, और अग्निबाण जो है वो क्या है, अग्निबाण इनका लॉन्च व्हीकल है। तो इस अग्निबाण से आप 300 kg तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में डाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा, देख लो आप, ये है अग्निकुल, ये इंजन है आपका, थ्रस्टर है इसको बोल सकते हो आप। और ये इसी तरीके से एक दूसरा, और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज आएंगे। स्काई रूट एरोस्पेस, विक्रम एस बनाया उन्होंने, तो ये देखो स्काई रूट का वैसा ही है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को बना रहे हैं अब। अगला आर्टिकल हमारा एक नए सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर है, जिसको हम लोग रेड मैटर बोल रहे हैं। रेड मैटर क्या चीज़ है भैया? एक खतरनाक सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए ज़ीरो रेसिस्टेंस पर काम करेगा। आप बोलो क्या ही नई चीज़ है सर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपने एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर ज़ीरो रेसिस्टेंस शो करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना, और इन वाइब्रेशन से इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। ये किसी न किसी से वाइब्रेट करके टकरा के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर ये वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉन की ना बिल्कुल रुक जाती है, और इसीलिए इनका फ्लो जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाता है। इसीलिए इनको हम लोग सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये जो नया सुपर कंडक्टर मटेरियल है, इसकी खासियत क्या है? वैसे तो देखो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर अप्लाई करने पर ये सारी चीज़ें बनती थी। मतलब कि इवन हम लोग जैसे कि अभी सुपर कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, MRI वगैरह में इस्तेमाल तो होता ही है सुपर कंडक्टर। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, ऐसे रेड मैटर जैसे चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको रेड मैटर क्यों बोला गया? क्योंकि भाई जैसे जैसे हम लोग इसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, इसको कंप्रेस करते जा रहे थे, इसका कलर चेंज होता रहा। पहले ब्लू हुआ, फिर पिंक हुआ, फिर रेड हुआ। तो इस तरीके से इसीलिए इसका नाम रेड मैटर रख दिया गया। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, बनाया किससे गया है? एक बहुत ही रेयर अर्थ मेटल है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटेशियम। तो ल्यूटेशियम से बनाया गया है। इसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिक्स कर दिया। इसकी वजह से एक ऐसा सुपर कंडक्टर बन गया भैया, जो कि हमारे बहुत ही कम टेम्परेचर, अब इनको एब्सोल्यूट ज़ीरो पर लेके नहीं जाना है, इनको इतने लो लेवल पर नहीं, मतलब एवरेज लो टेम्परेचर। और इनफैक्ट जो जहाँ पर हम लोग को 173 गीगा पास्कल्स अप्लाई करना पड़ता था, अब हार्डली 1 गीगा पास्कल में भी ये काम कर रहा है, सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है।
तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भाई सुपर कंडक्टर के नाम पर हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया है, जो कि आगे आने वाले टाइम पर पूरा का पूरा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का नक्शा बदलने वाला है। और इससे कम से कम जितने भी इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं, बहुत होते हैं, लगभग लगभग आप बोल सकते हो 200 मिलियन मेगावाट आवर्स, 200 मिलियन मेगावाट आवर्स का जो लॉस होता है हम लोग को, इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस में लॉस होता है, वो हमारा काफ़ी सही हो जाएगा। मतलब ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। हालांकि इसको बनाने में बहुत मुश्किल है और इसकी पूरी वायरिंग करने में अलग ही दिक्कत आएगी, बट डेफिनेटली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जीरो रेसिस्टेंट फिनोमिनन हम लोगों ने पढ़ लिया अभी अच्छे से। हमारा अगला आर्टिकल मैग्नेटो रेसिस्टेंस से रिलेटेड है। क्या होता है ये कि अभी यूके रिसर्चर्स ने ये पाया कि ग्राफीन 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 क्या है भाई? सिंपली हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अगर आप 6 कार्बन के एटम्स को अरेंज करते चलो 2 डायमेंशनल में, इसी तरीके से ऐसे से चलते रहो, तो ये जो पूरा एक चादर बनेगी ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल का ग्राफीन बोलेंगे। ठीक है। अब इस ग्राफीन के साथ क्या हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ मैग्नेटो रेसिस्टेंस पाया गया है रूम टेम्परेचर पर। अगर हम लोग दूसरे किसी मटेरियल की तुलना में बात करें ना, तो इसका मैग्नेटो रेसिस्टेंस लगभग 100 गुना ज़्यादा है। मैग्नेटो रेसिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक मटेरियल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, और ग्राफीन का चेंज ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जितने भी ऐसे जायंट मैग्नेटो रेसिस्टेंस होते हैं ना, इनको हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव में, मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम में, बायो सेंसर्स, ऑटोमोटिव सेंसर्स, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको भी इस्तेमाल में लेके आएंगे, ग्राफीन को भी। अगला आर्टिकल हमारा चिरल बोस लिक्विड स्टेट से रिलेटेड है। ये एक प्रकार का नया स्टेट ऑफ मैटर है, आप ऐसा बोल लो, जिसको हम लोग चिराल बोस लिक्विड स्टेट बोल रहे हैं। यूजुअली जब भी हम लोग क्वांटम लेवल पर बात कर रहे हैं ना, तो क्वांटम लेवल पर जो नॉर्मल बिहेवियर होते हैं एटम्स के, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि नैनो स्केल पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड की अंगूठियाँ या आप लोग कोई भी ज्वेलरीज पहनते होगे, क्या उसको पानी में डालने से वो घुल जाता है? नहीं। लेकिन अगर गोल्ड को हम लोग नैनो स्केल पर देखेंगे, तो नैनो स्केल वाले गोल्ड जो होते हैं वो तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। सिमिलरली हम 2 और छोटे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांटम लेवल पर ना ये नॉर्मल फिजिक्स हमारा काम ही नहीं आता है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को कुछ और टाइप की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक नया स्टेट ऑफ मैटर ऐसे ही हम लोगों ने समझा, और हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसका कि नाम हम लोग रख रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड सिस्टम ऑफ क्वांटम फिजिक्स, या फिर हम लोग फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम्स बोल सकते हैं इसको। तो फ्रस्ट्रेटेड क्वांटम सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एक एटम के अंदर में ना कुछ होल्स भी छोड़ रहे हैं, और कुछ एक इलेक्ट्रॉन के 2 ऐसे लेयर्स बना दे रहे हैं। उनमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक ऊपर का लेयर बन जा रहा है, और बीच में हम लोग उसमें होल्स भर दे रहे हैं। तो जब 2 लेयर्स बहुत ज़्यादा क्लोज में लाए जा रहे हैं, तो इसमें एक लोकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनसफिशिएंट होल्स को ऑक्यूपाई तो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे बच जा रहे हैं। और इस जो बीच का बफर जोन है, इसका लिक्विड स्टेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? चिराल बोस लिक्विड स्टेट, जो कि एक अलग ही स्टेट है, ऐसा बोला जा रहा है। अगला आर्टिकल हमारा डीमन पार्टिकल से रिलेटेड है। डीमन पार्टिकल नाम से ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैं पहले बता दूं कि डेमन का मतलब राक्षस नहीं है। डेमन का मतलब यहाँ पर डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉन मोशन है। लिख देता हूँ मैं इसको, डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉन मोशन। इसको डीमन पार्टिकल ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये एक प्रकार का मासलेस पार्टिकल है, जिसको कि अभी हाल फिलहाल में रिसर्च में हम लोगों ने डिस्कवर किया है। अब यूजुअली क्या होता है कि इसका जो थ्योरेटिकल था डीमन पार्टिकल का, वो तो हम लोग को पता चल गया था, लगभग 67-70 साल पहले ही हम लोग को पता चल गया था कि भाई डीमन पार्टिकल जैसा कुछ तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये है क्या पता नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि मान लो कि कोई भी एटम है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मस्त घूम फिरते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अपने इंडिविजुअलिटी के लिए जाना जाते हैं। मतलब कि इंडिविजुअल नेचर के होते हैं, वो अपने आपस में अलग अलग ही घूमते हैं। लेकिन अगर हम लोग को एक इनफ एनर्जी प्रोवाइड करने का मौका मिल जाए, तो इनफ एनर्जी से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होके एक मटेरियल बनाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोन्स। ठीक, प्लाज्मोन्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा ही मटेरियल है। और ये प्लाज्मोन्स एक्चुअल में ना बहुत ही लो टेम्परेचर पर बनते हैं। अब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे अलग अलग एनर्जी बैंड्स में,
तो प्लाज्मोन्स कभी कभी इनसे इन फेज़ और आउट फेज़ में कंबाइन होने लगते हैं, और इसी इन फेज़ और आउट फेज़ में जब ये कंबाइन होते हैं तो ये मासलेस, ट्रांसपेरेंट, चार्जलेस ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और इन्हीं प्लाज्मोन्स को उस कंडीशन में जो इन फेज़ या आउट फेज़ में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डीमन पार्टिकल। ठीक है, इसी डीमन पार्टिकल को हम लोग बोल रहे हैं मासलेस पार्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा लैब ग्रोन डायमंड से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। कुछ और भी ऐसे आर्टिकल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी इसको भी पढ़ के आज खत्म ही कर देते हैं पूरा साइंस एंड टेक। एक दो ही बचे हैं अब। लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं कि अभी देखो बजट 2023 के अंदर में अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग करने का काम दिया गया है, और ये इंडिया के लिए ना एक अलग डायमंड इंडस्ट्री क्रिएट करेगा। आर्टिफिशियल डायमंड्स या लैब ग्रोन डायमंड्स, ये बेसिकली पूरा का पूरा वैसा ही है जैसा कि नेचुरल डायमंड्स होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसेस इख्तियार किया जा रहा है इसको बनाने के लिए वो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस जैसा ही है। और ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और दूसरा है आपका केमिकल वेपर डिपोजिशन CVD। इन दोनों में क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर में क्या हो रहा है कि हम लोग एक सीड ले रहे हैं, सीड तो वैसे दोनों में ले रहे हैं। सीड क्या है भाई? सीड समझ लो डायमंड का छोटा टुकड़ा है, बहुत ही छोटा टुकड़ा। इसी के साथ साथ हम लोग इस सीड के साथ साथ हम लोग खूब सारा ग्रेफाइट इसके साथ में रख के हम लोग खूब ज़्यादा टेम्परेचर, खूब ज़्यादा प्रेशर, जैसे कि रियल अर्थ क्रस्ट में होता है वैसा बना दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये कुछ इस तरीके से ही डायमंड्स निकलते हैं। और CVD में क्या है, एक केमिकल वेपर डिपोजिशन में क्या होता है कि हम लोग इस सीड को लगभग ऐसे ही 800 डिग्री सेल्सियस पर, इससे हाई टेम्परेचर से थोड़ा कम ही रहता है इसमें, मतलब इसके साथ साथ हम लोग कार्बन रिच गैस इसके अंदर डाल देते हैं, और यही कार्बन रिच गैस धीरे धीरे इस पर डिपॉजिट होता रहता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, केमिकल वेपर डिपोजिशन। और ये सीड पर एक एक लेयर बनाते बनाते भी डायमंड जैसा ही नेचुरली ग्रो हो जाता है। अब इसको समझ लो कि इसका तो अथाह एप्लीकेशन आप लोग के पास है ना। इसमें आप लोग लैब ग्रोन डायमंड्स को इंडस्ट्री में मशीन टूल्स के कट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ऑप्टिक्स इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बना सकते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बनाने के बहुत अच्छे से काम में आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा फौकॉल्ट पेंडुलम, या फिर इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं पता है? इसको हम लोग पढ़ते हैं फूको पेंडुलम, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। फूको पेंडुलम क्या है, अभी हाल फिलहाल में नए पार्लियामेंट वाली जो बिल्डिंग है ना उसके अंदर एक फूको पेंडुलम लगाया गया है। फूको पेंडुलम एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले जो एक लियोन फूको थे, उन्होंने, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसको दर्शाने के लिए कि हमारा अर्थ रोटेट करता है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ये फूको पेंडुलम लगाया था। ये बहुत सारे जगहों पर लगा हुआ है, कुछ है नहीं, एक बहुत ही लंबे स्ट्रिंग के साथ एक हैवी गोला जिसको हम लोग बॉब बोलते हैं कनेक्टेड होता है। और वो धीरे धीरे ये जब पेंडुलम आता है ना तो इसके साथ साथ वो रोटेट होता हुआ दिखता है। मतलब कि इसका पूरा कंप्लीट हिस्सा क्या होगा, जैसे मान लो टॉप सरफेस से देखो, ठीक है, अर्थ के हम नॉर्थ पोल पर हैं और यहाँ पर एक पेंडुलम लटक रहा है, ठीक। पेंडुलम सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन तब तक अर्थ जो है वो घूम गया इधर। तो ये अब हम लोग यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो अब जब हम लोग उसी कमरे के अंदर में हैं तो ये पेंडुलम भी तो अब ऐसे ऐसे स्विंग करेगा, फिर ये रोटेट होके यहाँ पर हो गया, तो अब ये पेंडुलम ऐसे ऐसे स्विंग करेगा। तो मतलब ये ऐसे 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 करते 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 ये वापस यहीं पर आ जाएगा 24 घंटे में। सिमिलरली साउथ पोल में ये दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर हम लोगों ने किसी जगह पर जैसे इंडिया में किया तो उस हिसाब से उसका एंगल चेंज हो जाएगा। बट मोर और लेस फूको पेंडुलम इसी तरीके से होता है, जो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है। लेकिन अर्थ रोटेट करने से चूँकि इसकी स्ट्रिंग इतनी लंबी है ना, ये इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आ पाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि फूको पेंडुलम ही रोटेट कर रहा है, जबकि असल में क्या होता है, उसके नीचे का अर्थ रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो यही था पूरा फूको पेंडुलम। नॉर्थ पोल पे 1 क्लॉकवाइज रोटेशन 24 घंटे में, इक्वेटर पर कोई रोटेशन नहीं होगा, है ना, और दूसरे लैटिट्यूड्स पर इंटरमीडिएट रेट्स और डायरेक्शन आ सकते हैं आपके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने पढ़ा। इस पूरे आर्टिकल को आप डेफिनेटली यहाँ के आके भी सारे PDFs वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, इस वाले जगह पर भी आके आप सारे क्वेश्चंस और बाकी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। और भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो बेशक बेझिझक मुझे बताओ, इन्फॉर्म करो और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।